इंडिया तो इंग्लिश को एलीट मानता है, अंग्रेजी को एलीट मानता है, लेकिन चाइना में 99% लोग चाइनीज़ बोलते हैं। इवन आप अगर वहाँ से कोई प्रोडक्ट भी खरीदोगे तो वहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन भी चाइनीज़ में रहती है। अगर इसरो नासा के बराबर भी ऑफर करेगा ना, तो भी इंडियंस नासा में ही जॉब लेंगे, ये गारंटेड है। क्यों? क्योंकि वो प्रीमियम है। वहाँ पे आपको ऐसा फील होगा कि लाइक ये तो दुनिया के नेक्स्ट लेवल इनोवेशंस में काम कर रहे हैं, और इंडिया तो कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। तो सबसे पहले आज इंडिया में ही फाइट हो जाएगी अगर इंग्लिश को लेके आप बोलोगे कि हटाना है। क्यों? क्योंकि इंडिया, हम सब जानते हैं, इंडिया एक सर्विस कल्चर है। इंडिया में इनोवेशन ना के बराबर होता है। आप चाहे मुझे कुछ भी बोल लो, लेकिन ये बिल्कुल रियलिटी है। इंडिया में इनोवेशन बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं, ना के बराबर, 0% के करीब मैं मानता हूँ। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि जितना से जितना चाइनीज़ हो सके वो इंक्लूड करो। क्यों? क्योंकि ताकि उनके देश का बच्चे से बच्चा, चाहे वो गरीब हो, कितने से कितना भी गरीब हो, एटलीस्ट उसको चाइनीज़ तो आती होगी ना, तो वो चाइनीज़ से सीख सकेगा। इंडिया में ऐसा नहीं है। अगर इंडिया में कोई झुग्गी में रहता है, चांस ही नहीं है उसे इंग्लिश आती होगी। ये जो ऊट पटांग फिलॉसफी, ह्यूमैनिटी और ये बिना बात के LGBTQ वाली चीज़ें जो वेस्ट से उठा के ले आए हो और उस पर बिना बात के हमारे इंस्टीट्यूट में फालतू का खर्चा किया जा रहा है, उस खर्चे को हटाओ और अपनी भाषा को इंक्लूड करना स्टार्ट करो, जो मुझे लगता है। मैं एक चीज़ मानता हूँ कि इंडियंस एक चीज़ में सबसे ज़्यादा माहिर हैं कि कैसे इंडिया को नीचे करना है। तो मैं एग्जांपल देता हूँ, ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। अभी एग्जांपल अच्छा देके बोला कि हमारे कॉलेजेस में इंग्लिश में कराया जाता है, और अगर आप किसी से बोलोगे कि इंग्लिश क्यों हटाए, तो उनका एक ही आंसर होगा कि सोच के देखो, अगर यहाँ पे कोई मद्रास से आ गया, तो कोई बॉम्बे से आ गया, तो फिर क्या होगा? तो उसे तो हिंदी आती नहीं होगी। इस देश में सारे लोग एक हो जाए ना कि हमें इंग्लिश के अगेंस्ट खड़ा होना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लेंगे। दुनिया में लोगों ने सॉल्यूशंस निकाले हैं, हम वेट क्यों करें? इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी कोई इनोवेशन वाली कंपनीज नहीं होती। इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी वो होती है जो वेस्ट के लिए स्लेवरी कर रही हो, जैसे कि TCS, जैसे कि इन्फोसिस। तो नमस्कार सभी दर्शकों को, मैं निखिलेश सिंह आपका होस्ट आपका स्वागत करता हूं हमारे प्यारे से चैनल नवीन भारत पे। तो आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही गंभीर विषय है हमारी यूथ के लिए, हमारे नौजवानों के लिए, और इस पर बात करना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आने वाले समय में भारत का प्रतिनिधित्व यही लोग करेंगे। तो हम आज बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जिसका इन्फ्लुएंस यूथ के लिए दोनों ही तरफ में, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, दोनों में ही काफ़ी इम्पैक्टफुल हो सकता है। तो हम बात करने वाले हैं आज पश्चिमीकरण के बारे में, और जिसको हम कहते हैं वेस्टर्नाइजेशन। तो आगे बढ़ने से पहले मैं अनुरोध करूंगा हमारे मेन स्पीकर जो कि प्रियांशु जी हैं, वो दर्शकों को अपना परिचय दें। हाय, दिस इज़ प्रियांशु। मैं भी हमारे होस्ट की तरह IIT रुड़की का फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ, और अभी मैं कुछ स्टार्टअप इनोवेशन और स्टार्टअप की फील्ड में इंडिया में कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ इन द फील्ड ऑफ टेक। प्रियांशु जी, जैसा कि आप अभी कॉलेज स्टूडेंट हैं और आप उस एज में है जिस एज में यूथ अपनी पीक पे होता है, चाहे वो कुछ ट्राई करने की बात हो, चाहे वो बात हो कुछ नया करने की, चाहे वो बात हो नए फैसले या एक नई डायरेक्शन में अपना स्टेप रखने की। तो प्रियांशु जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कि वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन, इन दो में क्या फ़र्क है? क्योंकि आजकल के समय में जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसने मान लीजिए अगर वो पुरुष है तो उसने कोट पैंट या टाई वगैरह लगा रखी हैं, अगर वो महिला है तो उसने सेम टाइप में फॉर्मल कपड़े पहने हैं, है ना, और चश्मा लगा रखा है, या ऐसी चीज़ें जो कि वेस्ट की हैं बट उनको आज के समय पे एज अ मॉडर्न देखा जाता है। तो मैं आपसे स्पष्ट शब्दों में जानना चाहता हूँ कि क्या वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन में क्या डिफरेंस है, और आज की युवा पीढ़ी इसको कैसे ले रही है? तो बात करते हैं सबसे पहले वेस्टर्नाइजेशन की। वेस्टर्नाइजेशन का जो मैं अर्थ अपने मैं समझता हूँ, उसका मतलब है सिंपल सा कि वेस्ट क्या है, एक प्लेस है, एक टाइप से कह सकते हैं, कॉन्टिनेंट, पर्टिकुलर पार्ट है एक हमारे अर्थ के ऊपर। सो वहाँ पे स्पेशली अगर मैं एग्जैक्ट वर्ड में कहना चाहूँ तो मेरे लिए वेस्ट का मतलब है वाइट लोग जो कर रहे हैं पूरी दुनिया में, चाहे वो इनोवेशन की फील्ड में हो, चाहे वो कपड़े पहनना हो, खाना हो, घूमना हो, रहना हो, उनका कंप्लीट लाइफस्टाइल, गोरे लोगों का कंप्लीट लाइफस्टाइल को मैं वेस्टर्नाइजेशन मानता हूँ। कुछ लोग ऑफेंड हो जाएंगे पर इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
और दूसरी तरफ जो क्वेश्चन उठाया था कि मॉडर्नाइजेशन क्या है, तो मैं उसे भी सेम ही चीज़ मानता हूँ। आज पूरी दुनिया में मॉडर्नाइजेशन को लोगों को इनोवेशन से लिंक करना चाहिए था, पर एक्चुअल में इंडिया में या फिर कोई भी साउथ ईस्ट कंट्रीज़ ले लो, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, या फिर बाहर में चले जाए तो अफ्रीका, तो मॉडर्नाइजेशन आज लोग किसको लेते हैं, तो वापस से वेस्ट को ही लेते हैं। अगर किसी को इंग्लिश बोलना आ गया तो गांव में लोग उसे मॉडर्न समझते हैं, लाइक वो ऐसे लाइक उसने कुछ अचीव कर लिया हो लाइफ में। मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है कि लाइक हम जिस भी कल्चर, जिस भी ट्रेडिशन में जी रहे हैं उसको टाइम टू टाइम अपग्रेड करें। पर आई डोंट थिंक सो कि इंडिया में कोई मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। इंडिया में कम्प्लीटली वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है। अगर वेस्ट थूक भी देगा तो उसको भी यहाँ पे लोग एक नया स्टाइल बना लेते हैं थूकने का। तो मेरा सिंपल सा पॉइंट ऑफ व्यू है कि वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन में अभी के समय में मैं कोई डिफरेंस नहीं मानता इंडियन पर्सपेक्टिव से। इंडियंस के लिए वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन एग्जैक्टली सेम थिंग है, जबकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है मॉडर्नाइजेशन का मतलब इनोवेशन होना चाहिए था, पर जो कि इंडिया में नहीं है। ओके, जैसा आपने कहा प्रियांशु जी कि आप स्पष्ट शब्दों में अगर मैं दर्शकों को बताऊं तो आप ये कहना चाहते हैं कि अभी मॉडर्नाइजेशन हो ही नहीं रहा है, जो हो रहा है वो वेस्टर्नाइजेशन है। मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि हम इंडियंस के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, करेक्ट, या फिर साउथ ईस्ट कंट्रीज़ के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है उनके हिसाब से वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। एग्जांपल मैं सिंपल सी चीज़ देता हूँ। अगर अमेरिका ने कोई नई चीज़ डेवलप की, ऑफकोर्स अमेरिका या फिर यूरोप की कंट्रीज़ मोस्टली लाइक टेक की फील्ड में काफ़ी अच्छा कर रही हैं, तो सपोज़ अगर उन्होंने कोई LLMs बनाया या फिर कोई रोबोट की फील्ड में कुछ अच्छा किया, तो इंडियन उसको मॉडर्नाइजेशन बोलते हैं। मैं भी इसको बोलता हूँ कि ऑफकोर्स ये मॉडर्नाइजेशन है, इनोवेशन है। लेकिन अगर उन्होंने अपने कपड़े बदलने के स्टाइल में भी कुछ चेंज किया तो उसको भी लोग मॉडर्न बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर इंडियन लड़की ने साड़ी पहनी है तो वो ट्रेडिशनल है, लेकिन अगर उसने स्कर्ट पहना है, बाहर की चीज़ पहनी है, तो वो मॉडर्नाइज है। करेक्ट, हम इसी वे में लोगों को दिखाते हैं। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मॉडर्नाइजेशन को मैं इनोवेशन से लेता हूँ, लेकिन इंडियंस, जो आज के इंडियंस हैं, वो मॉडर्नाइजेशन को अमेरिकन हिसाब से लेते हैं। जो अमेरिका कर रहा है वही मॉडर्नाइजेशन है, जिसको मैं नहीं मानता। मैं कहना स्पष्ट तौर से कहा जाए तो आप ये कहना चाहते हैं कि मॉडर्नाइजेशन हो रहा है देश का, पर जो हमारा तरीका है मॉडर्न होने का, हमारा तरीका है कम्प्लीटली कॉपी कर लेना वेस्ट को और फिर मॉडर्न होना, मतलब बिना सोचे समझे कि क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट देगा, सब कुछ ले लेना, जिससे दोनों ही साइड में हमारी चीज़ें हो जा रही हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो टेक में पॉजिटिव हो। तो ठीक है, तो मैं प्रियांशु जी आपसे जानना चाहता हूँ कि मॉडर्नाइजेशन आया कहाँ से, मतलब ये हमारे लिए ज़रूरी इसलिए है जानना और हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि पता होना चाहिए कि हमारे अंदर ये बात घुसी कैसे, ताकि हमारे लिए उसे टैकल करना और आसान हो। लोग कहते हैं कि ब्रिटिशर्स, जिनका एजुकेशन सिस्टम, जिन्होंने हमें एक फ्रीडम ऑफ स्पीच, ऐसी चीज़ें, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सब चीज़ें के बारे में बताया, उनसे हमने ये चीज़ ली, या ग्लोबलाइजेशन जो कि हुआ 90 के दशक में। तो इनमें से क्या मेजर रीज़न है हमारे उसमें वेस्टर्नाइजेशन का इंडिया में? ग्रेट, ठीक है। तो अभी इन्होंने पूछा कि लाइक वेस्टर्नाइजेशन आया कैसे, लाइक पूरी साउथ ईस्ट कंट्रीज़ में या फिर पूरी दुनिया के अंदर। तो मैं मानता हूँ ये मोस्टली प्रभाव कॉलोनाइजेशन से आया है, लाइक गुलामी से आया है बेसिकली। जैसे जैसे ब्रिटिशर्स ने पूरी दुनिया को गुलाम बनाया, तो उनका पर्सपेक्टिव क्या था, लाइक गुलाम ऐसे नहीं बना सकते कि पुराने टाइम में भी राजा महाराजा एक दूसरे जगहों को गुलाम बनाते थे, मतलब अपने कंट्रोल में लेते थे। लेकिन खुद सोच के देखो, आज से 1000 साल पुरानी जब हम किताबें पढ़ेंगे, लाइक हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे या फिर हम डिफरेंट मुगल्स डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, तब हम कभी ये नहीं पढ़ते कि मुगल्स मॉडर्नाइजेशन लेकर आए थे। करेक्ट, ये ऐसे टर्म्स नहीं है कि बाबर आया तो बाबर ने पूरे इंडिया को मॉडर्नाइज कर दिया। इवन तो कांग्रेस के समय में उन्होंने मुगल्स को या मुस्लिम्स को बढ़ा चढ़ा के दिखाने की कोशिश की, स्टिल हमारी किताबों में ये टर्म्स नहीं थे कि बाबर या अकबर के आने के बाद इंडिया मॉडर्नाइज हुआ। तो ये मॉडर्नाइजेशन या फिर वेस्टर्नाइजेशन जैसे टर्म्स कहाँ से आए? मेनली ये ब्रिटिशर्स के बाद आए हैं, और ये सिर्फ इंडिया में नहीं आए, ये वर्ल्ड वाइड आए हैं। जहाँ जहाँ ब्रिटिशर्स ने अपने कदम बनाए, मतलब जहाँ जहाँ उन्होंने कब्जा किया, वहाँ पे उन्होंने लोगों को ये दिखाया कि तुम्हारे रहने के तरीके ट्रेडिशनल हैं, तुम्हारे कपड़े पहनने का स्टाइल, तुम्हारे बोलने का स्टाइल, सोचने का स्टाइल, चलने का स्टाइल, घर बनाने का स्टाइल सारा पुराना है, ट्रेडिशनल है। और जो हम कर रहे हैं, अगर हम बंदूकें बना रहे हैं, हम घर बनाने का नए नए आर्किटेक्चर्स क्रिएट कर रहे हैं, हम रहने का स्टाइल डिफरेंट कर रहे हैं, पहनने का डिफरेंट कर रहे हैं, तो ये मॉडर्न है, ये बेटर है। मॉडर्न और ट्रेडिशनल में लोग कैसे देखते हैं? ऐसे ही देखते हैं कि ट्रेडिशनल पुराना हो गया, बेकार हो गया, और मॉडर्न जो कि नया है, लाइक जिसे सबको फॉलो करना चाहिए। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू सबके दिमाग में पूरी दुनिया में ब्रिटिशर्स ने डाला।
और उसके बाद से मैं मानता हूँ कि जैसे जैसे धीरे धीरे कंट्रीज़ आज़ाद होती गई, हमारा माइंडसेट चेंज होना चाहिए था। लाइक हर देश को अपनी अपनी भाषा पे गर्व करना था, अपने रहने के तरीके पे। मैं ये नहीं कह रहा कि जो इंडियंस ने किया था, इंडियंस के रहने का तरीका, पहनने का तरीका, खाने का तरीका, ये बेहतर नहीं हो सकता था। बेहतर होना डिफरेंट होता है, और उसे ट्रेडिशनल बोल के कवाड़ा घोषित कर देना वो डिफरेंट होता है। एक्चुअल में इंडियंस में यार इंडियंस की पहचान इसलिए नहीं है, जो टर्म आया वेस्टर्नाइजेशन जो कहना चाह रहे वो इसलिए आया मोस्टली कि ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को बता दिया कि तुम सुपीरियर नहीं हो, हम सुपीरियर रेस हैं, हम बेटर रेस हैं। अगर तुम हमारी तरह कपड़े पहनोगे तो तुम मॉडर्न बन जाओगे, अगर तुम हमारी तरह नहीं रहोगे तो तुम मॉडर्न नहीं बनोगे। मैं इसको इस पर्सपेक्टिव से देखता हूँ। मैं जानना चाहूँगा कि एक ये जो पहले वेस्टर्नाइजेशन आया, चाहे वो ब्रिटिशर्स की बात हो या 90 की दशक की बात हो, उसके बाद अब जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस है, अगर आप देखेंगे कि सारे सोशल मीडिया जितने भी हैं वो सारे वेस्ट के हैं, तो डेफिनेटली सी बात है कि उनका ज़्यादा उस पर इन्फ्लुएंस होगा, है ना। तो ये जो इन चीज़ों से मॉडर्न वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है हमारा, है ना, कि सोशल मीडिया से जो मॉडर्न अभी आजकल के समय में जो वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये कितना ताकतवर है जो पहले वेस्टर्नाइजेशन हुआ था उससे, और ये कैसे तेज़ी से बढ़ रहा है भारत की यूथ के बीच? देखो इसको हम इस कुछ पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि हम 50-60s में चले जाते हैं, जब सोशल मीडिया ये सब नहीं होते थे, तो वेस्टर्नाइजेशन कैसे फैल रहा था। तो मुझे लगता है तब वेस्टर्नाइजेशन में बड़े स्तर के जो अमीर लोग होते थे ना, थोड़े ढंग के लोग होते थे, उनमें क्या होता था कि उनको थोड़ी सी न्यूज़ पता होती थी, क्योंकि उनके घर पे अखबार आ रहे हैं। जैसे जैसे टाइम के साथ 80s-90s के अराउंड में आई थिंक टेलीविज़न काफ़ी पॉपुलर हुआ, तो अमीरों ने आसानी से ख़रीद लिया, तो उनके लिए तो ईजी रहा समझना कि हॉलीवुड में, अमेरिका में क्या हो रहा है। तो जो हमारे देश के रिच लोग थे, उन्होंने कोट पैंट पहनना एकदम फिक्स कर दिया कि आप कंपनी में काम कर रहे हो, कोट पैंट पहन के आना पड़ेगा। तो जो अमीर लोग थे उनके पास तो इन्फॉर्मेशन देश से पहुंच रही थी दूसरी देश से, तो उन्होंने एग्जैक्टली में जो आज हम फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं 2000 के समय में या 2010 के समय में जो हमने फॉलो करने की कोशिश की, अमीर लोग जो थे इंडिया के अंबानी ये सब टाइप ले लेते हैं, इन्होंने तो 80s-90s में ही फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। क्यों? क्योंकि बिकॉज उस टाइम पे इन्फॉर्मेशन बहुत महंगा था, बट ये लोग अफोर्ड कर सकते थे, तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया। जो गरीब लोग थे वो कैसे वेस्टर्नाइजेशन, स्टिल मैं मानता हूँ 60s के समय में भी इंडियंस जो गरीब होते थे वो भी वेस्टर्नाइजेशन फॉलो कर रहे थे, पर उनके पास ऐसा कोई इन्फॉर्मेशंस नहीं होती थी, उन्हें पता नहीं होता था कि विदेश में कोई रॉबर्ट डी निरो नाम का बंदा है जो कि ऐसे कपड़े पहनता होगा। तो हमारे लिए उस टाइम पे बन गई थी भाषा। कहने का मतलब अगर किसी के घर में कोई इंग्लिश बोल रहा है, अंग्रेजी बोल रहा है, तो इसका मतलब है कि गरीबों के लिए वो मॉडर्नाइजेशन होता जा रहा है। अगर वो कुछ खाना खा रहा है तो ठीक है, अगर वो उसको इंग्लिश में बोलने लगे, अपनी भाषा छोड़ के, दाल चावल छोड़ के उसे राइस बोलने लगे, टी बैग बोलने लगे, तो उसे हम ले लेंगे कि हाँ अब ये मॉडर्नाइज हो रहा है। जबकि ये पूरी बकवास सा पॉइंट है, इससे कोई समझदार नहीं होता अगर आप चाय को टी बोलने लगोगे, चावल को राइस बोलने लगोगे। लेकिन इंडिया में ऐसा है, इंडिया में मानते हैं लोग कि आप बहुत मॉडर्न हो जाते हो, स्पेशली अगर आप यूपी बिहार में जाके बस 2 लाइन भी बोल दो, आप भले ही रेपिस्ट हो, आप दुनिया के सबसे बड़े क्रिमिनल हो, लेकिन आप बिहार में जाके 2 इंग्लिश के वर्ड बोल दो, वहाँ के लोग पागल हो जाते हैं कि ओ माय गॉड ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, तो वो ऐसे समझने लगेंगे आपको। तो करीबी स्तर पे ऐसे आ रहा था वेस्टर्नाइजेशन। आज के समय में बोलूँ तो सोशल मीडिया आ गया है और आजकल 10-10 रुपये का इंटरनेट है, तो मैं मानता हूँ वो जो 80s-90s के समय में इंडियंस के अमीर देख रहे थे पहनने का, बोलने का स्टाइल, आज के समय में वो गरीब को भी दिख रहा है। आज अगर कोई बिहार में, यूपी में कोई लड़की बैठी होगी, उसको भी दिख रहा है कि बाहर में एंजेला जोली या फिर जो लियोनार्डो डिकैप्रियो ये कैसे कपड़े पहनता है, ये कैसे रहता है। तो अगर वो गांव की गरीब लड़की अगर वो देख रही है कि ये ऐसे ऐसे कपड़े पहनते हैं, ऐसे ऐसे बाल कटवाते हैं, तो आप देखोगे कि उस स्तर पे भी चीज़ें होना स्टार्ट हो गई है। उन्हें भी अब स्कर्ट पहनना है, लड़कों को वहाँ पे भी कोट पहन के फ़ोटो खिंचवानी है, उन्हें भी आईफोन लेना है। पहले ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं पहुँचती थी गरीबों के पास, तो उनके लिए सिर्फ एक लैंग्वेज था वेस्टर्नाइजेशन। आज सबको पता चल रहा है, अमीर हो या गरीब, तो सबके लिए एक ही पैरामीटर्स हो गए हैं। वहाँ पे जो कपड़े लॉन्च हुए यहाँ पे पहनना है, वहाँ पे जो फ़ोन लॉन्च हुआ यहाँ पे चाहिए। और मैं मानता हूँ कि चलो ये तो एक पैरामीटर हो गया जो लोगों के बीच में है, लेकिन धीरे धीरे मैं मानता हूँ जो इंडिया के एलीट हैं वो भी यही मानते हैं कि अगर अमेरिकन स्टाइल फॉलो हो रहा है तो वही मॉडर्नाइजेशन है। इंडियन स्टाइल में अगर आप कुछ भी चेंज कर दो वो मॉडर्नाइजेशन में नहीं आता। मैं मानता हूँ इंडिया के एलीट भी ऐसा ही सोचता है। प्रियांशु जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा तो कि क्या कुछ ऐसे भी देश हैं जिन्होंने इस वेस्टर्नाइजेशन को रोकने के लिए सोशल मीडिया पे काफ़ी बंदिशें लगाई जिससे उनको फ़ायदा भी हुआ? तो मैं चाहूँगा कि आप उदाहरण के हेल्प से दर्शकों को इसका और एक्सप्लेनेशन। तो इसका तो बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल है। अगर मॉडर्नाइजेशन लेते हैं तो मॉडर्नाइजेशन एक वर्ड के साथ सिनोनिम करता है
मिक्स है मैं कह सकता हूँ, वो है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म इज इक्वल्स टू मॉडर्नाइजेशन, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन आज भी देखा जाए तो हम वेस्ट की टर्म्स में ही बोलते हैं, वर्ड भी बोलते हैं तो वेस्टर्नाइजेशन, हम कोई एशियनाइजेशन नहीं बोलते। तो इसका एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है इसको टैकल करने के लिए जो 60s के समय में बनाया था सोवियत ने, वो था कम्युनिज्म। तो अगर आप देखोगे मोस्टली तो आपको दिखेगा कि कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शन या कुछ बड़े लेवल पे भी रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं कम्युनिस्ट कंट्रीज़ के द्वारा। एग्जांपल लाइक क्यूबा हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, पहले सोवियत यूनियन होता था अब रशिया हो गया। तो इन कंट्रीज़ ने कोशिश की कि वेस्टर्नाइजेशन को रोका जाए और लाइक अपनी वैल्यूज़ को बताया जाए, किस तरीके से बताया जाए। तो एजुकेशन के ज़रिए उन्होंने इस टाइप का एजुकेशन सिस्टम डिज़ाइन किया जिसमें वो अपनी हिस्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे देश में पुराने टाइम में जो किताबें लिखी गई, जो लोग हुए थे, उनके बारे में पढ़ाया जाना। मुझे तो मतलब हम सब ने चीज़ें पढ़ी हैं, लेकिन कितने ही लोगों ने रामानुजन के बारे में पढ़ा होगा, आर्यभट्टा के बारे में पढ़ा होगा। नाम जानने की बात नहीं कर रहा हूँ, नाम तो किसी को भी पता होता है, एक्चुअल में उन्होंने क्या किया है। तो हम कभी इंडियंस कभी इस पर प्राइड नहीं करते। बोलने के लिए वो 2 दिन 21 दिसंबर को उठ के रामानुजन का बर्थडे मना लेने से मुझे नहीं लगता कि कुछ हो जाएगा। अगर हमें सही में टर्म्स पता हो एक्चुअल में उन्होंने देश के लिए क्या क्या किया था, तो ये हमारी किसी किताबों में ढंग से हमें नहीं पढ़ाया जाता। सेम आर्यभट्टा के बारे में, शंकराचार्य के बारे में, या फिर भास्कर गुप्ता, बहुत नाम है। अगर आप, मेरे को भी इतनी डीप नॉलेज नहीं है क्योंकि कभी पढ़ाई नहीं किया, खुद से सर्च मार लो, और वो भी किस पे सर्च मारोगे तो चैट जीपीटी, गूगल पे जाके, जो कि बाहर का ही है। तो अब जितनी उनको दिखाना होगा न्यूज़ इनके बारे में वो दिखाएंगे। इंडियन प्लेटफॉर्म्स तो अवेलेबल ही नहीं है जो इनके बारे में हमें कभी बता सके ढंग से, और गवर्नमेंट कभी कोशिश नहीं करती। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहता हूँ कि इंडिया में तो कुछ नहीं हुआ ऐसा। इंडिया में कोशिश भी ठीक से नहीं हुई कि हम कोशिश कर सके अपने इन वेस्टर्नाइजेशन को रोकने के। चाइना एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है मैं मानता हूँ, जिसने रशिया से भी बड़े लेवल पे कोशिश की इसको रोकने की, और मैं मानता हूँ कई हद तक वो सक्सेसफुल रहे हैं। स्टिल वेस्टर्नाइजेशन एक टाइप से मैं एक डिजीज़ की तरह मानता हूँ, जो कि फैल तो गया ही है, क्योंकि माओस के टाइम पे भी वो इतना डेवलपमेंट नहीं कर पाए थे, और जितना टाइम बफर क्रिएट रहा 1945 से 1990 के बीच में, वेस्टर्नाइजेशन चाइना में भी फैल गया था। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि चाइना ने एक चीज़ की है, वो वेस्टर्नाइजेशन तो नहीं रोक पाए और दुनिया में कोई नहीं रोक पाया, लेकिन एक चीज़ उन्होंने रोक दिया, वो वेस्ट का प्रोपेगेंडा। कहने का मतलब मेरा यहाँ पे है कि इंडिया में क्या है, इंडिया में लोग बुरा मानते हैं साड़ी पहनना ट्रेडिशनल है, बोलते हैं लाइक साड़ी पहनना ट्रेडिशनल है और स्कर्ट पहनना मॉडर्नाइजेशन है। लेकिन एटलीस्ट चाइना के अंदर ये शुरू हुआ कि वो भी, आप देखोगे तो शी जिनपिंग खुद कोट पहन के घूमता है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे है कि उन्होंने एक्सेप्ट तो कर लिया वेस्टर्नाइजेशन को, लेकिन वो अपनी वैल्यूज़ को भी धीरे धीरे सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो अपने पहनने के तरीक़ों को, खाने के तरीके को, अगर वो चॉपस्टिक से खाते हैं तो उन्होंने अपने तरीके को नहीं बदला। इंडियंस में देखो, आप घर में, भले ही मैं घर में बैठ के दाल चावल खा लूँगा अपने हाथों से, लेकिन जैसे किसी रेस्टोरेंट में जाके बैठोगे आप ज़बरदस्ती कोशिश कर रहे होगे चम्मच से उठा के उसको खाने की। आता है, नहीं आता है, और अगर कोई बाहर से खा रहा होगा तो उसको देहात बोलना स्टार्ट कर दोगे। लेकिन एग्जैक्टली मैं अगर मैं मानूँ तो चाइना ने इसको सेलिब्रेट किया। अगर वो चॉपस्टिक से खा रहे थे, उनका लाइक जिस टाइप का भी उनका फूड है, पहनने का तरीका है, रहने का तरीका है, सोचने का तरीका है, बोलने का, सबसे वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है चाइनीज़। इंडिया तो इंग्लिश को एलीट मानता है, अंग्रेजी को एलीट मानता है, लेकिन चाइना में 99% लोग चाइनीज़ बोलते हैं। इवन आप अगर वहाँ से कोई प्रोडक्ट भी खरीदोगे तो वहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन भी चाइनीज़ में रहती है करना है। तो वो इनोवेशन से ज़्यादा इस पे पॉइंट ऑफ व्यू कर रहे हैं कि वो यूएस को कैसे बीट करेंगे। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे है कि अगर यूएस ने यूट्यूब बना दिया तो चाइना भी बना देगा, यूएस ने चैट जीपीटी बना दिया तो उन्होंने भी अपना डीपसीक बना दिया। चाइना ज़्यादा इनोवेशन से ज़्यादा यूएस को किल करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आप किसी को किल करने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में वो कर क्या रहा है, और अगर जैसे ही आप उसको समझोगे तो मैं मानता हूँ वो वेस्टर्नाइजेशन ही है। इन द एंड चाइना वही बनाएगा जो पहले यूएस बनाएगा। अंशु जी, तो इससे एक सवाल निकल कर आता है कि आपने कहा कि ठीक है, अपनी वैल्यूज़ को सेलिब्रेट करो, अपनी वैल्यूज़ पे स्टिक करो। तो मेरा आपसे सवाल है, आजकल की जो यूथ है, जो युवा हैं, वो उनका जो प्रॉपर लाइफस्टाइल है या फिर उनकी क्लोथिंग हो गई, वो सब उनको ब्रांडेड पसंद है। अगर आप कार की बात करें तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर आप अमीर हैं, है ना, और आप दिखाना चाहते हैं कि आप अमीर हैं, तो आप अच्छी कार लेंगे, है ना, आप नॉर्मल कार तो नहीं लेंगे। तो उस टाइम पे तो आप जो कार्स लेते हैं वो ब्रांडेड होती हैं, वो वेस्ट की होती हैं, है ना, क्योंकि हमारे इंडिया में इतनी प्रीमियम कार्स नहीं है। तो अगर लोग सेलिब्रेट करना चाहें तो उनके पास क्या ऑप्शंस हैं? जैसे कि इंडिया में अगर आप पार्टी कर रहे हैं, है ना, तो पार्टी से लेके आपके वेकेशंस तक का सब आपकी लग्जरी वेस्ट की तरह होती हैं। पब बार जो भी हैं आपकी दारू हो गई, तो ये सब वेस्ट को जाता है ना, वेस्ट की तरफ से आता है। तो अगर हमारे पास इसके लिए मतलब क्या अल्टरनेट ऑप्शंस हैं जिससे हमारी यूथ शिफ्ट होके वेस्टर्नाइजेशन को कम कर सकती है, और
अपनी वैल्यूज़ को बढ़ा सकती है। गुड एग्जांपल, लाइक उन्होंने बोला कि अगर हमें कुछ करना है, कारें लेनी है, कपड़े लेना है, तो ब्रांडेड चाहिए होंगे। तो मतलब यहाँ पे हम इंडियंस पहले ही मान के चलते हैं अगर दुनिया में कहीं ब्रांडेड होगा और प्रीमियम होगा तो वो अमेरिकन ही होगा, है ना। चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो कपड़े हो, कुछ भी हो, अगर हमें ब्रांडेड दिखाना है तो अगर हमें कोई भी ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं, प्रीमियम चीज़ें लेनी है, तो वो गारंटेड है कि वो तो अमेरिकन ही होगी। इंडियन चाहे कुछ भी बना दे, वो ब्रांडेड और प्रीमियम तो हो ही नहीं सकता। ये पहले ही हम मान के चल रहे हैं। क्योंकि अगर मैं इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल लेता हूँ चाइना। लाइक चाइना में सबको पता है कि इलेक्ट्रिक कार में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुई थी पहले, वो थी टेस्ला। तो टेस्ला काफ़ी बड़ी संख्या में बिकी, मिलियंस ऑफ कार वहाँ पे बिकी। उसके बाद एक नई कंपनी थी BYD, उसने स्टार्ट किया। तो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो BYD की कारें टेस्ला से काफ़ी सस्ती है। लेकिन अगर आज के समय में आप स्टिल देखोगे तो जो चाइनीज़ लोग हैं वो BYD खरीद रहे हैं। तो क्या क्वेश्चन ये आता है कि क्या चाइनीज़ लोग टेस्ला अफोर्ड नहीं कर सकते? तो ऑफकोर्स कर सकते हैं। उनकी पर कैपिटा इनकम आज बहुत अच्छी हो चुकी है, इवन कई यूरोपियन कंट्रीज से भी अच्छी है। लेकिन क्या है कि वो मान रहे हैं कि BYD की कार इवन तो सस्ती है, सस्ती का मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि सस्ता होने का प्रीमियम से कोई लेना देना है। हो सकता है कि आप कम चीज़ में बेटर चीज़ बना पाओ, और लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि BYD की कार ज़्यादा इनोवेटिव, ज़्यादा बेटर है टेस्ला से, इवन तो वो सस्ती है, इसलिए वो BYD की कार ले रहे हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा सिस्टम नहीं है। इंडिया में पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, अगर आपके पास 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, तो अगर मान के चलो कोई टाटा लॉन्च करने की भी कोशिश करेगा ना, लेकिन लेंगे तो हम BMW ही। क्यों? क्योंकि टैग लग गया उस पर, यूरोपियन टैग लग गया, BMW है मेरे भाई, BMW। टाटा कौन लेने वाला है? इवन तो उसके अंदर बेटर इनोवेशन हो, बेटर चीज़ें हो, लेकिन इंडियंस क्या है कि कोई इंग्लिश नाम या कोई वो लापिनो और पता नहीं कोई वो फ्रेंच नेम आके यहाँ पे ठूस दो, उसके बाद लोगों को बड़ा मज़ा आता है बोलने में कि देखा मेरे पास तो BMW की कार है, मेरे पास तो टेस्ला की कार है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे मैं मानता हूँ इंडियन यूथ के माइंडसेट में है। हमारी किताबों से लेके हर जगह हमें यही बताया जाता है कि प्रीमियम ब्रांडेड मतलब अमेरिकन। आप कितना भी इसरो कर लो, इंडिया में बहुत लोग प्राइड करते हैं, लेकिन अगर आप सीरियसली बताओ, अगर सबको जॉब लेने का मौका मिलेगा, नासा ही जाएंगे। मैं आपको एक बात ना गारंटी लिख के देता हूँ, अगर इसरो नासा के बराबर भी ऑफर करेगा ना, तो भी इंडियंस नासा में ही जॉब लेंगे, ये गारंटेड है। क्यों? क्योंकि वो प्रीमियम है। वहाँ पे आपको ऐसा फील होगा कि लाइक ये तो दुनिया के नेक्स्ट लेवल इनोवेशंस में काम कर रहे हैं, और इंडिया तो कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। ये तो मोस्टली ब्रिटिशर्स मतलब यूरोप के ही थे, और इन सब के ही द्वारा बहुत से देशों पे जो वर्ल्ड में है कॉलोनाइज किया गया था। और आप मोस्टली इनोवेशंस और जो साइंटिस्ट हैं वर्ल्ड में जो पहले हुए थे, मोस्टली वो भी यूरोप कंट्रीज के और अमेरिकन से ही हैं। तो सवाल ये है कि आप वेस्टर्नाइजेशन से जो उस पर प्राइड करते हैं लोग, अपने चीज़ों को इंफीरियर टाइप का बताते हैं, उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, या फिर वेस्टर्नाइजेशन से जो अच्छी चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छी चीज़ें हैं वेस्ट में, उसको एडॉप्ट करने के बाद यूज कर रहे हैं, उसका यूज में ले रहे हैं बहुत सी चीज़ें। तो कौन सी चीज़ से प्रॉब्लम है? क्योंकि जैसे आप देखेंगे उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, आपने जैसे बोला जर्मनी वगैरह, इन सब के जो ब्रांडेड कार्स होते हैं उसको यूज करने में लोग प्राइड यूज़ करते हैं। आप अगर देखेंगे तो ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन वर्ल्ड वार के थ्रू ही जो वर्ल्ड वार में इंगेज्ड कंट्रीज़ थी, उनके ही थ्रू मोस्ट ऑफ द इनोवेशंस हुई हैं। जैसे जर्मनी के थ्रू बहुत सारी जो टेक में हैं, ऑटोमोबाइल्स में हैं, इन सब में बहुत सारी इनोवेशंस उन जो वर्ल्ड वार 2 वर्ल्ड वार 1 में इंगेज्ड कंट्रीज़ थी उनके थ्रू हुई हैं। तो इस समय की जो ब्रांडेड चीज़ें हैं, जो लोग बोलते हैं ब्रांडेड, तो ब्रांडेड मतलब वो अच्छी सर्विस ऑफर कर रहे हैं, तो मोस्टली वहीं के हैं। और रही बात इंडिया जैसे कंट्रीज़ की, तो इस समय जैसे आपने टाटा का एग्जांपल दिया, तो इस समय बहुत कम कंपनियां हैं जो लग्जरी जिसको लोग बोलते हैं, मतलब क्वालिटी प्रोडक्ट, वो प्रोवाइड बहुत कम करती हैं। उसका मतलब कई कारण है, जैसे गवर्नमेंट जो पिछली और अब की, जब जो भी गवर्नमेंट आई हैं इंडिया में, उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया न इनोवेशंस पे, न पर्टिकुलर अपने ट्रेडिशन को अपलिफ्टमेंट करने पे। मतलब ट्रेडिशन को मतलब इस नाम से अपलिफ्टमेंट ना करें कि बस ये ट्रेडिशन है अपलिफ्ट कर दें, उसमें उसके पॉजिटिव और उसके अपलिफ्टमेंट होने के चांसेस भी देखें, न कि आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके बस ट्रेडिशन के नाम पे उसको आप कर देंगे, तो वो भी उसी जैसा हानिकारक है जो वेस्टर्नाइजेशन में जैसे कोट पैंट पहनने को इंडिया में करें। क्योंकि कोट पैंट तो एज पर्टिकुलर रीजनल चीज़ें हो गई। अगर ठंड लग रही है लोगों को, वेस्ट में मोस्टली कोल्ड ही इन्वायरमेंट होता है, तो उस कारण वो तो लोकल मतलब रीजनल चीज़ें हो गई। तो
ट्रेडिशन वाली जो चीज़ें होती हैं पर्टिकुलर कंट्री में, उसको भी सोच समझ के ही अपलिफ्टमेंट करना होगा, नहीं तो फिर वो भी वेस्टर्नाइजेशन की तरह ही हार्मफुल साबित होंगे। तो इस पे आपका क्या राय? तो मैं दोनों को वो लेके चलूँगा। लाइक पहला पॉइंट कवर अप करते हैं कि लाइक अगर आज इंडियंस कोशिश करें कि लाइक अपनी वैल्यूज़, अपनी चीज़ों को सेलिब्रेट करें तो कैसे करेंगे। देखो, मेरा ये सबसे पहला मानसिकता है, मैं जो मानता हूँ कि सबसे पहले इंडिया में इंग्लिश बैन करनी पड़ेगी, अंग्रेज़ी भाषा नहीं चलेगी भारत में। क्योंकि मैं ये मानता हूँ क्यों ऐसा नहीं हो सकता अगर इंग्लिश बैन नहीं करेंगे इंडिया में। तो उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि आज हर एक इंसान के दिमाग में इंग्लिश कोई लैंग्वेज नहीं है, वो एलीटनेस है। अगर ये डिग्रेड करना तो आज तो इम्पॉसिबल है, आज इंडिया में ही फाइट हो जाएगी अगर इंग्लिश को लेके आप बोलोगे कि हटाना है। क्यों? क्योंकि इंडिया, हम सब जानते हैं, इंडिया एक सर्विस कल्चर है। इंडिया में इनोवेशन ना के बराबर होता है। आप चाहे मुझे कुछ भी बोल लो, लेकिन ये बिल्कुल रियलिटी है। इंडिया में इनोवेशन बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं, ना के बराबर, 0% के करीब मैं मानता हूँ। अफ्रीका में भी हैं, मतलब उस लेवल के मिल जाएंगे आपको, लेकिन वो इतने लॉयल नहीं होते। अब आप एग्जांपल देके बोलता हूँ कि कौन इंडियन पे ही गोली चलाएगा, लेकिन जलियांवाला बाग में इंडियन ने ये करके दिखा दिया कि हम कितने शानदार स्लेव हो सकते हैं, कि अपने लोगों को ही हम ही मार देंगे, बस एक अंग्रेज का ऑर्डर चाहिए होता है। वर्ल्ड वॉर में भी लड़ने चले गए। अब कई लोग बोलेंगे कि गांधी ने पैक्ट किया था, के अंदर हमेशा से ही एक गोरों की तरफ एक लॉयलनेस रही है। इसी से आज इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है इंडिया का सबसे बेस्ट, अगर आप देखोगे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन आज कौन कर रहा है, तो उसका बेस्ट एग्जांपल है सर्विस। क्यों? और वो सर्विस हम किसको देते हैं? अमेरिकन को देते हैं, गोरों को देते हैं अगर स्पेशली बोलूँ तो, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है। और इसके लिए अगर हमें सर्विसेज फील्ड में अच्छा करना होता है तो सबको पता है विदाउट इंग्लिश, विदाउट लैंग्वेज का नहीं हो सकता। तो मैं मानता हूँ इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंग्लिश। अगर मैं इसी का एग्जांपल दूँ तो सर्विस सेक्टर में तो चाइना भी बहुत बढ़िया कर रहा है, पर वो अपनी लैंग्वेज में चीज़ें करते हैं, चाहे प्रिंट करना हो, चाहे सर्च। अगर आप एक बार, आपको बिलीव नहीं होगा लेकिन आप सर्च करना कि जो चाइनीज़ कोडिंग करते हैं, कोडिंग में भी वो जगह जगह पे अगर आप उनके कमेंट आउट वर्ड्स पढ़ोगे ना, तो वो चाइनीज़ में लिखे होते हैं। मतलब वो कोशिश कर रहे हैं कि जितना से जितना चाइनीज़ हो सके वो इंक्लूड करो। क्यों? क्योंकि ताकि उनके देश का बच्चे से बच्चा, चाहे वो गरीब हो, कितने से कितना भी गरीब हो, एटलीस्ट उसको चाइनीज़ तो आती होगी ना, तो वो चाइनीज़ से सीख सकेगा। इंडिया में ऐसा नहीं है। अगर इंडिया में कोई झुग्गी में रहता है, चांस ही नहीं है उसे इंग्लिश आती होगी, तो वो क्या अच्छा कंटेंट। अब सब जानते हैं इंडिया में इंस्टीट्यूट्स होते हैं, रीजनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उनमें हमें हमारी भाषा में पढ़ाया जाना चाहिए। जो मुझे लगता है एटलीस्ट इंक्लूड करना तो अभी से शुरुआत कर दो कि हिंदी के कोर्सेज ये सब स्टार्ट हो। ये जो ऊट पटांग फिलॉसफी, ह्यूमैनिटी और ये बिना बात के LGBTQ वाली चीज़ें जो वेस्ट से उठा के ले आए हो और उस पर बिना बात के हमारे इंस्टीट्यूट में फालतू का खर्चा किया जा रहा है, उस खर्चे को हटाओ और अपनी भाषा को इंक्लूड करना स्टार्ट करो। जो मुझे लगता है इंग्लिश या फिर किसी भी लैंग्वेज बाहर की चाहे वो फ्रेंच में लिखी हो, जर्मन में लिखी हो, वो बुकें जाके अपलोड करो और वो बुक पूरी हिंदी में कन्वर्ट होकर आ जाएगी, हमारी भाषा में कन्वर्ट होकर आ जाएगी। हिंदी, तमिल, तेलुगु, जो भी हमारी 40+ रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनमें कन्वर्ट होकर आ जाएगी, ताकि कोई भी इंडियन भारतीय है वो उसको पढ़ सके। उसके अलावा गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट लेवल पर है, एग्जाम्पल के तौर पे जितने भी 2 करोड़ से ज़्यादा लोग हमारे गवर्नमेंट में काम करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, मेरे को लगता है उनके यहाँ तो कम्प्लीटली हमारी भाषाएं डाल देनी चाहिए। चाहे वो हिंदी डालना हो या आपको रीजनल लैंग्वेजेस में बांट के डालना हो। लाइक ऑफिस अगर तमिलनाडु है तो वहाँ तमिल डाल दो, और नॉर्थ के साइड में है तो हिंदी डाल दो। तो मुझे लगता है इस हिसाब से डालें। और इसके अलावा एक और चीज़ करना चाहिए जो मेरे को लगता है वेस्टर्नाइजेशन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, डेटा लोकलाइजेशन। सबसे पहले जितनी भी अमेरिकन कंपनीज़ हैं उनको फोर्स करो कि वो सारा का सारा डेटा इंडिया में रखें। मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। अगर आज इंडिया एक ऐसा लॉ निकाल भी दे तो ये कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इसके लिए एक तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में टाइम लगेगा। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट और ऐसे जो भी ऐप्स हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट के पास एक अच्छा मौका होगा, इसी बहाने इन सारे ऐप को इंडिया में बैन कर दो। तो अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू भी रहेगा कि ये डेटा लोकलाइजेशन नहीं कर रहे थे, कल को वेपन की तरह यूज़ कर सकते हैं, जो कि करेंगे। एक्चुअल में US ने रशिया में, वेनेजुएला में, अफ़गानिस्तान में, वियतनाम में यूज़ करके दिखाया है अपने टेक का, लाइक विंडो का। वो उनके लिए बहुत आसान है, उनके लिए पावर कट करना, उनके लिए वायरस डाल के हमारे कंप्यूटर्स को हैक करना कोई इतना डिफिकल्ट काम नहीं है। तो मेरे को सबसे बेस्ट लगता है कि गवर्नमेंट एक ऐसा रूल लाए। ऑफकोर्स इंस्टाग्राम, यूट्यूब ये सब नहीं कर पाएंगे कुछ टाइम के अंदर, इसी बहाने इनको बैन कर दे। और इंडिया में मानता हूँ कि एक फ़ायदा तो हुआ कि हम सर्विस सेक्टर में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इंडियन डेवलपर्स बहुत कैपेबल हैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप जैसा ऐप बनाने में, और गवर्नमेंट इनकी मदद से प्राइवेट प्लेयर्स के साथ मिलकर अपने अपने ऐप लॉन्चेस करे और इन सबको कम्प्लीटली हटा दे। इनमें भाषाएं सारी 40 की 40 इंडियंस हो, इंग्लिश को कम्प्लीटली हटा दे। कुछ टाइम बाद जाके जब हमें लगेगा हमारे लोग अच्छे अपनी भाषा में कर रहे हैं, तो इंग्लिश एक ऑप्शनल लैंग्वेज जैसा दे देंगे, जैसा कि फ्रांस, जर्मनी, इटली इंग्लिश को एक ऑप्शनल लैंग्वेज की तरह बाद में दे देता है, लेकिन वहाँ पे मैक्सिमम 80-90% लोग अपनी भाषा ही बोलते हैं। प्रियांशु जी, जैसा कि आपने इसमें मेंशन किया है कि
मतलब गवर्नमेंट ही खुद इंग्लिश को सपोर्ट कर रही है, काफ़ी चीज़ें इंग्लिश में ही हो रही हैं, है ना। इवन इनफैक्ट अगर वो डॉक्यूमेंटेशन पर्पज़ हो वो भी इंग्लिश में हो रहा है ना। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, एक तरफ तो यूथ है, यूथ को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, पर दूसरी तरफ से अगर देखा जाए, जो कि बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि इंग्लिश हमारे इंडिया में ब्यूरोक्रेसी में भी काफ़ी अंदर तक घुस चुकी है। तो इससे होता क्या है कि आप एकदम रूट तक पहुंच चुके हो और वहाँ से इंग्लिश को निकाल पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। जैसे कि हम देखते हैं, चाहे वो कॉलेजेस हों, चाहे सपोज़ करें आईआईटी ही है, सारे आईआईटीज़ में इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिश एक लैंग्वेज दी जा रही है, उसमें पढ़ाया जा रहा है। और जबकि यहाँ पे बच्चे वो भी आते हैं जो हिंदी माध्यम से पढ़े होते हैं, हिंदी मीडियम से, तो वो भी आ रहे हैं, तो उनके लिए कुछ नहीं है। बट इंग्लिश इसलिए रखी जाती है क्योंकि वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। कुछ राज्यों ने हिंदी को मान्यता नहीं दी है, इंग्लिश को मान्यता दी है, इस वजह से भी इंग्लिश को ज़्यादा यहाँ पे सपोर्ट किया जाता है कि इंग्लिश सबके लिए आसान है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर कॉलेजेस हो गए, चाहे सीबीएसई हो गए, जैसे कि आपने बोला कि हिंदी मैंडेटरी है, उनकी लैंग्वेज, जैसे आपने कुछ स्टेट्स बोले जर्मनी, इटली, तो वहाँ पे उनकी लैंग्वेज ही मेजर है, बाकी ऑप्शनल हो जाती है इंग्लिश। बट सीबीएसई में जिससे मैंने पढ़ाई करी है उसमें होता क्या है कि 11th-12th में आपको इंग्लिश कंपलसरी कर देते हैं और आपको हिंदी लेनी है नहीं लेनी है, उसके बदले आप कोई और ऑप्शन ले लें, चाहे वो फिजिकल एजुकेशन हो, कोई हो। तो यहाँ पे साफ साफ दिखता है कि गवर्नमेंट भी पढ़ाई के थ्रू, एजुकेशन क्या कह लें, इसमें हम सीधे सीधे देख रहे हैं, जो सब बच्चे 11th-12th तो करते ही हैं, मतलब हमारी यूथ के अंदर तो इंजेक्ट कर ही दिया है इन्होंने इंग्लिश, है ना। तो देखा जाए तो फिर यहाँ से भी इंग्लिश आ रही है और यहाँ पर भी हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है हिंदी की तरफ। और जैसे कि मैंने आपको बोला, तमिलनाडु या कोई साउथ के राज्य हो गए जहाँ पे हिंदी का अपोज़ किया जाता है, चाहे अभी हाल ही की बात कर ली जाए महाराष्ट्र में, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं एक चीज़ मानता हूँ कि इंडियंस एक चीज़ में सबसे ज़्यादा माहिर हैं कि कैसे इंडिया को नीचे करना है। तो मैं एग्जांपल देता हूँ, ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। अभी एग्जांपल अच्छा देके बोला कि हमारे कॉलेजेस में इंग्लिश में कराया जाता है, और अगर आप किसी से बोलोगे कि इंग्लिश क्यों हटाए, तो उनका एक ही आंसर होगा कि सोच के देखो, अगर यहाँ पे कोई मद्रास से आ गया, तो कोई बॉम्बे से आ गया, तो फिर क्या होगा, तो उसे तो हिंदी आती नहीं होगी। अगर आप एक एग्जाम्पल देकर देखो कि अगर वर्ल्ड में कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, यूनाइटेड नेशन में कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो बड़े बड़े लीडर्स जाते हैं। सपोज़ करो एक ऐसा कॉन्फ्रेंस हो रही है जहाँ पे दुनिया के सारे लीडर्स आ रहे हैं, लाइक G20 हो रहा है ना। तो अब उसमें क्या होगा, दुनिया के हर देश के बड़े बड़े देश के लोग आएंगे। जैसे अभी के एग्जांपल में प्रेसिडेंट ले ले तो पुतिन आ सकता है, इटली की PM आएंगी, ठीक है, जर्मन से आएंगे, चांसलर आएंगे, अमेरिका से आएंगे। मस्त बात यह है कि इन सभी लोगों को अपनी लैंग्वेज आती है। अमेरिका के PM को उनकी इंग्लिश आती है, पुतिन को इंग्लिश नहीं आती, उसको रशियन आती है, चाइना के प्रेसिडेंट को चाइनीज़ आती है, इटली की PM को इटालियन आती है। मेनली उसी भाषा में वो लोग कम्युनिकेट करते हैं और उनके देश वाले भी उस पर प्राउड भी करते हैं। अच्छा, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिर इस हिसाब से तो ये लोग जब आपस में बात करते होंगे तो एक दूसरे को तो बात कभी समझा ही नहीं पाते होंगे। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। हम सब देखते हैं वहाँ पे ट्रांसलेटर होते हैं, या फिर अदरवाइज़ अगर आपने कभी कॉन्फ्रेंसेस देखी होंगी तो वहाँ पे कुछ माइक्स होते हैं और हेडफोन्स होते हैं, जहाँ पे वॉइस अपने आप कन्वर्ट होकर आएगी आपकी भाषा में। जब आपने देखा होगा टेबल टू टेबल बात कर रहे होते हैं तो एक माइक लगा रखा होता है और उसके थ्रू वो वॉइस कन्वर्ट होकर आती है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं कहूँगा, अगर आप रशियन कॉन्फ्रेंसेस देखोगे तो हर साल 1 दिसंबर के समय में वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस होती है जहाँ पे दुनिया भर से लोगों को बुलाया जाता है। जर्मनी से आएंगे, US से आएंगे, बड़े बड़े मीडिया चैनल्स आते हैं, लेकिन पुतिन एक एक वर्ड सिर्फ रशियन में बोलते हैं, और जो सामने वाला भी होता है वो अपनी अपनी लैंग्वेज में सवाल पूछता है, फिर भी वो लोग ईजिली कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो मेरे को लगता है अगर ये प्रॉब्लम होगी भी, पहले तो मैं मानता हूँ नॉर्थ में मैक्सिमम लोग धीरे धीरे वो भाषा बोलने में कैपेबल हो जाते हैं। अगर कोई साउथ से आया है तो ये हिंदी सीख ही लेगा, चाहे वो उसका मन हो या ना हो, क्योंकि 95% ज़्यादा लोग अगर हिंदी में ही कम्युनिकेट कर रहे हैं तो बोलते बोलते वो सीख जाता है। पर नहीं भी सीखता तो ऐसे हेडफोन्स हैं, हमारे इंस्टीट्यूशन काफ़ी एलीट है, अगर ये चाहे तो ये बना सकते हैं ऐसे हेडफोन्स और स्पीकर बच्चों को दे देंगे, अपने जो टेबल्स हैं उन्हीं के साथ लगा होगा, आप लगा लो, वॉइस सेलेक्ट कर लो। अगर किसी को नहीं आती हिंदी तो वो तमिल को सेलेक्ट कर ले और टीचर जो बोलेगा वो कन्वर्ट होकर उसके पास अपने आप तमिल में आ रहा होगा। लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे ओके, तो मेरे को लगता है कि अमेरिका में इंग्लिश है तो इसलिए एक भाषा है, इसलिए पूरा देश बोल सकता है। जैसे इंडिया का एग्जांपल लोगे तो बोलेंगे अरे तुझे पता है इंडिया में तो 40+ लैंग्वेज है, कैसे बोल सकते हैं। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे कि हम फर्स्ट क्यों नहीं बनते। अगर दुनिया ने अपना सॉल्यूशन निकाला है तो हमारे यहाँ 40 के 400 लैंग्वेज भी है, क्या फ़र्क पड़ता है, हम अपनी भाषा में ही कम्युनिकेट करेंगे, टेक निकालेंगे। अगर आप देखोगे तो चाइना में 99% लोग चाइनीज़ बोलते हैं, उनको इंग्लिश नहीं आती, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पर दुनिया की सारी मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती है,
बड़ी से बड़ी कंपनी, अमेरिकन कंपनी, कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करती है? चाइना में। के तौर पे देखोगे तो वो कम्युनिकेशन सिस्टम उन्होंने बना रखा है, आप अपनी भाषा में बोलो और वो अपने आप कन्वर्ट होकर उनको चाइनीज़ में जाता है और समझ जाते हैं। वर्कर भी चाइनीज़ में ही बोलते हैं। इंडिया में अगर एप्पल आई तो हमें इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, तब हम एप्पल में काम करेंगे। लेकिन यही एप्पल अगर चाइना में जा रही है तो एप्पल के लोग इंग्लिश को कन्वर्ट करके चाइनीज़ में पहुंचाएंगे। वर्कर नहीं सीखते वहाँ पे चाइनीज़। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी लैंग्वेज पे प्राइड है। इवन उनके बॉक्सेस, हमारे यहाँ पे बॉक्सेस बनेंगे, एप्पल के बॉक्सेस बनेंगे, वहाँ पे क्लियर कट इंग्लिश में सब कुछ मेंशन होगा। लेकिन उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? आओ मैन्युफैक्चरिंग करो, हमें तुम्हें सारी फैसिलिटी देंगे, टैक्स बेनिफिट भी देंगे, लेकिन भाषा जो छपेगी हम तुम्हारे फ़ोन के ऊपर, जो कि दुनिया भर में जाएगी, वो अमेरिका में भी जाएगी वही भाषा, लेकिन उस पर लिखा होगा चाइनीज़ में। क्यों? क्योंकि वो प्राइड करते हैं और उन्हें पता है कि किसी भी तरह उन्हें चाइनीज़ ही डालना है। वो इंग्लिश को कम्पीट करने ही नहीं देंगे अपनी मार्केट में। इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि जो मैं मानता हूँ इंग्लिश स्प्रेड होने का मेजर रीज़न मैं मानता हूँ नेहरू, क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे नेहरू को बहुत अच्छी इंग्लिश आती थी और उस टाइम पे जो लोग थे वो बाहर से पढ़ के आए थे, तो उन्हें लगता था कि अगर उन्हें दुनिया के साथ कम्युनिकेट करना है तो उन्हें इंग्लिश भाषा में कम्युनिकेट करना चाहिए ताकि वो इंडियंस की बात दूर तक पहुंचा दे। लेकिन मुझे नहीं लगा कि उस टाइम पे लोगों ने ये असेसमेंट किया कि इस देश की 90-95% पॉपुलेशन की हालत क्या है। तो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला है, जो गाँव में रहने वाला है, वो कैसे सीखेगा वो भाषा जो उसके आसपास के सराउंडिंग में लोग जानते ही नहीं है। मैं भाषा कैसे सीखता हूँ? क्योंकि मेरे मम्मी पापा को पता है वो भाषा बोलते हैं, मैं उनसे सीखता हूँ। अगर मेरे आसपास के 90-95% लोग इंग्लिश बोलने वाले ही नहीं है तो मैं कभी सीखूंगा ही नहीं। और जब मैं कभी सीखूंगा ही नहीं तो जो उस टाइप में रिसर्च होने वाले हैं वो सारे एलीट लोग करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो एलीट लोग हमेशा इंग्लिश में प्रिंट करेंगे, मेरे पास वो नॉलेज पहुँचेगी नहीं। और फिर मैं क्या करूँगा? मैं वेस्ट को भगवान मानूंगा। मैं नौकरी करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट जपूँगा, गूगल जपूँगा। इंडियन कंपनीज क्या करती हैं? इनोवेशन तो सबको पता नहीं करती। इन्फोसिस, TCS जो कि 10-10 लाख करोड़ की कंपनी है, इमेजिन करके देखो। इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी कोई इनोवेशन वाली कंपनीज नहीं होती। इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी वो होती है जो वेस्ट के लिए स्लेवरी कर रही हो, जैसे कि TCS, जैसे कि इन्फोसिस, जैसे कि इंडियन कंपनीज भी और अदर कंसल्टेंसी एग्जाम्पल ले लो। मोस्टली तो वो स्लेवरी के माइंडसेट से काम कर रही होती है ताकि किसी भी तरीके से इंडियंस, अमेरिकन्स के लिए जो वो उनका जो छोटा मोटा काम होता है ना, छोटा मोटा, अब उन्होंने कोड लिख दिया, उन्होंने इन्वेशन कर दिया, यहाँ के लोग बग ढूंढ लेंगे। उन्होंने कोई प्रोडक्ट बना दिया, यहाँ के लोग उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर देंगे। और किस भाषा में करेंगे? उन्हीं की भाषा में करेंगे। तो प्रियांशु जी, जैसे आपने बोला कि लैंग्वेज इश्यूज़ हैं, इंडिया में भी बहुत सारी टाइप की लैंग्वेजेस हैं, एंड आप समझते हैं कि बहुत सारी लैंग्वेज होने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका सलूशन ढूंढा जा सकता है, जो कि ढूंढा तो जा सकता है प्रॉब्लम। जैसे अन्य देश जैसे चाइना हो गया और एशिया के बहुत सारे देश जैसे रसिया हो गया, तो ये सब क्या है कि जो यहाँ की गवर्निंग बॉडीज़ हैं ये अपने टॉप लेवल से ध्यान देते हैं कि हमारा जो कंट्री का कल्चर है, यहाँ की जो लोकल चीज़ है, लोकल लैंग्वेज हैं, लोकल प्रोडक्ट्स हैं, जो लोकल इनोवेशंस हैं, ये स्प्रेड आउट हो फ्रॉम इनसाइड टू आउट, मतलब कंट्री से और कंट्री के बाहर तक। बट आप इंडिया में यहाँ से देखेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस, यहाँ पे जितनी भी गवर्नमेंट हो, किसी भी पार्टी की हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, जनता दल की हो, कोई भी हो पार्टी, उन्होंने ऐसे कोई मेजर चेंजेस लाने का मतलब टॉप लेवल से ट्राई नहीं किया। लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि चेंजेस पब्लिक से हो, जो कि करना चाहिए, लेकिन आप पब्लिक लेवल से चेंजेस एक्सपेक्ट करेंगे तो ये इम्पॉसिबल लगेगा, क्योंकि अगर आप कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं लाएंगे तब तो आप चेंजेस कैसे करेंगे। जैसे इस समय देखेंगे तो हाल फिलहाल में सिविक सेंस का ज़्यादा ही चलन चल रहा है, तो सिविक सेंस ये आना चाहिए सिटीजन में भी, लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल जब अंडरस्टैंडिंग होगी गवर्नमेंट बॉडी की और सिटीजन्स की, तब किसी भी एक्ट को या फिर किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट करने में बहुत आसानी होती है। तो यहाँ पे ऐसे कोई लॉज नहीं हैं कि आप ये पर्टिकुलर फालतू की चीज़ कर दो, क्राइम कर दो तो आपको एकदम स्ट्रिक्टली ये होगा ही होगा, उसको तो लोग बाईपास कर ही जाते हैं। तो जैसे लैंग्वेजेस में हो गई, गवर्नमेंट की तरफ से न लोकलाइजेशन किया गया लैंग्वेज का, न ही पर्टिकुलर एक चीज़ को अगर कोई भी गवर्नमेंट ट्राई करने की कोशिश कर रही है कि अच्छा इंडिया की कोई एक लैंग्वेज एज अ इंडियन रिप्रेजेंटेटिव बने, तो बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनमें प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी हाल फिलहाल पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ था 3 लैंग्वेज पॉलिसी का, तो उसमें भी बहुत सारे विवाद हुए थे कि हम ये क्यों सीखें। कुछ साउथ पार्ट ऑफ इंडिया में उसमें भी कि तमिल हम पे हिंदी थोपा जा रहा है और हम पे ये नहीं हुआ जा रहा है। तो जैसे स्टेटिक्स के हिसाब से अगर देखें तो जो नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ बेल्ट में जितने भी हैं लोगों को हार्डली ही जैसे साउथ की लैंग्वेज हो गई
या फिर गुजरात की लैंग्वेज हो गई, जो मतलब मोस्टली साउथ पार्ट ऑफ इंडिया में हार्डली ही आती होंगी। बट साउथ के लोगों को जो है वो मोस्टली हिंदी तो आती ही है, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो टॉप इंस्टीट्यूट हैं मेडिकल्स के हो गए और या फिर आपके इंजीनियरिंग के हो गए, तो मोस्टली देखेंगे तो ये हिंदी वाले बेल्ट में ही ज़्यादातर हैं, तो लोगों को हिंदी आ ही जाती है। तो जो प्रॉब्लम हो रही है वेस्टर्नाइजेशन से आपने शुरू किया था, तो जैसे गवर्नमेंट यहाँ पे ट्राई ही नहीं कर रही है, तो और जैसे कंट्रियों में क्या था कि टॉप टू बॉटम आ रहा है और यहाँ पे लोग बॉटम टू टॉप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो जहाँ मेरे को लगता है कि ये अगर कोई गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले किसी भी चीज़ को, अपने लोकल वाली चीज़ को ब्रांडिंग करने का या फिर उसको वर्ल्ड लेवल पे ले जाने का, तो जब से गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी लाए और उसका एग्जीक्यूशन एकदम हार्ड रखे, तो जहाँ तक मेरे को लगता है ये पॉसिबल है कि हम लोग अपने लोकल लैंग्वेज को अच्छे से कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश को इलिटनेस बनाने के चक्कर में। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए, जो मेरे ख्याल से लगता है। ऑडियंस में जैसे कि ऑडियंस से भी ये वैलिड पॉइंट रखा गया कि इसमें ब्यूरोक्रेसी का एक बहुत बड़ा रोल है, जैसा कि प्रियांशु जी ने भी कहा और मैंने भी कहा कि रूट लेवल पे इंग्लिश घुसा दी गई है, तो कैसे हिंदी को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब वो रूट से बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ही वैलिड पॉइंट है। और प्रियांशु जी, मैं आपसे अपना अगला सवाल पूछना चाहूँगा। आज के टाइम पे एक बहुत लोगों से और सुनने में आ रहा है कि जो हमारी यूथ है, जो युवा है, वो एक कन्फ्यूज़न में है बिटवीन वेस्टर्न को फॉलो करने के लिए, वेस्टर्न ट्रेंड्स को फॉलो करने के लिए और साथ ही साथ ट्रेडिशन को फॉलो करने के लिए। जैसे कि अगर मैं उदाहरण दूँ, देखने को मिलता है कि अगर कोई पर्सन या ग्रुप ऑफ पीपल है वो टोटली इंग्लिश में बोलते हैं, बाहर जाके पब्स में भी जाते हैं, बार्स में भी जाते हैं, या उनका लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, चाहे वो ब्रांडेड कपड़े, जूते या कार हो। साथ ही साथ जब कोई फेस्टिवल आता है, सपोज़ करिए दिवाली आता है, तो आप जानते होंगे कि दिवाली इंडिया में कितने धूमधाम से मनाया जाता है। तो अब जैसा लगता है देखने में, अगर हम अपने कॉलेज में देखें, तो ये जो फेस्टिवल हैं मात्र वो एक दिन के लिए एक जगह पे अच्छे कपड़े पहनकर ही लोग बस उसको सेलिब्रेट करते हैं। मतलब उसमें वो एक्साइटमेंट नहीं दिखता अब युवाओं में। मतलब अगर हम कह दें कि आज उस जगह पे कोई नहीं आने वाला है, तो मुझे नहीं लगता कि अगर 2 या 3 लोग होंगे वो अच्छे कपड़े पहन के भी आएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आजकल मतलब जो पहले एक्साइटमेंट हुआ करती थी कि फेस्टिवल को त्यौहार के लिए ही मनाया जाता था, ना कि किसी दिखावे के लिए। आजकल ऐसा महसूस होता है कि लोग इंस्टा पे पोस्ट के लिए ही बहुत ही मतलब अच्छे कपड़े या कहीं नई जगह जाते हैं। तो जो एक कन्फ्यूज़न चल रहा है युवाओं के बीच, वेस्टर्न ट्रेंड को भी फॉलो करना है और ट्रेडिशन को भी बीच बीच में जब वो आएँ, फेस्टिवल्स आए, उनको भी साथ लेके चलना है। तो इस पर आपकी क्या राय है? और मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों को एक व्यू दें जिससे वो एक तरफ आगे बढ़ सकें बिना किसी हेजिटेशन के, उनको एक क्लियर पाथ मिले। मुझे लगता है कि पहले भी मॉडर्नाइजेशन तो हमेशा से ही जो बोल रहे हैं, जो वेस्ट को फॉलो करने वाला कॉन्सेप्ट है, वो हमेशा से ही चलता आ रहा है, इसमें कुछ नया नहीं है। बीजेपी के आने के बाद से मैं ये मानता हूँ एटलीस्ट कि उन्होंने थोड़ा एहसास दिलाने की कोशिश की है कि हिंदू बुरे नहीं थे। मतलब कांग्रेस का पर्सपेक्टिव ये होता था कि हिंदू बुरे होते हैं, उन मैक्सिमम चीज़ें जो वो करते हैं, मूर्ति पूजा हो गई है ना, जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का तरीका हो गया, पटाखे फोड़ना हो गया, ये कम्प्लीटली गलत है। उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये रहता था। और धीरे धीरे बीजेपी ने आके बताना शुरू किया कि कोई दिक्कत नहीं है, अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करने में कोई दिक्कत नहीं है, पाकिस्तान थोड़ी है, कर सकते हो। मतलब हिंदुओं के लिए मौका था, तो एटलीस्ट धीरे धीरे हिंदुओं को मौका बीजेपी ने लाइक एक टाइम से देने की कोशिश की। पर मैं एक चीज़ ये मानता हूँ कि इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ इन द एंड जाके, क्योंकि आज कोई इसको फॉलो नहीं करना चाहता। आज एग्जांपल के तौर पे बस जैसे इंडिया में एक चीज़ बहुत पॉपुलर है, वन डे कल्चर। एग्जांपल के तौर पे 26 जनवरी आई, उस दिन देशभक्ति दिखानी होती है, 15 अगस्त को दिखानी होती है, अगले दिन वही बगल वाले रोड पे थूक के या कुछ लोग रेप करके निकल जाते हैं। तो मतलब एक वन डे वाला जो कल्चर है इंडिया के अंदर, वो हमेशा से ही रहा है। पहले देश को लेके था, देशभक्ति दिखा देते थे 2 दिन, और वैसे ही अब हिंदू फेस्टिवल्स के साथ हो गया है कि 2-3 दिन तक आपने कुछ पटाखे फोड़ दिए, कोई छठ मना लिया। अब पहले मॉडर्न लड़कियां नहीं करती होंगी छठ, क्योंकि उन्हें तो बहुत ही ज़्यादा ईयू और वैसी वाली चीज़ लगती होगी कि ये कितना ज़्यादा अजीब है। लेकिन अब धीरे धीरे थोड़ा पॉपुलर हो गया, सबको पता है कि इस पर लाइक वीडियोज़ बनाएंगे तो 2 मिलियन व्यूज़ आ जाएंगे। तो वही लड़कियाँ जो स्कर्ट पहन के घूम रही होती हैं, अगले दिन साड़ी पहन के आके पानी में खड़े होकर वीडियो बना के और रील्स बना के डाल देती हैं, उस पर व्यूज़ आ जाएंगे। तो पॉइंट ऑफ व्यू मैं ये मानता हूँ कि बीजेपी के आने से थोड़ा कल्चर प्रमोट हुआ, लोगों को दिखा कि ये बनाने से व्यूज़ आ जाएंगे, तो वो बना रहे हैं।
नहीं पढ़ कोई नहीं रहा इंडिया में मेरे को नहीं लगता कि कोई कल्चर पढ़ रहा है, कोई रामायण बैठ के पढ़ रहा होगा, भगवद गीता पढ़ रहा होगा, आर्यभट्टियम पढ़ रहा होगा, चरक सुश्रुता के बारे में पढ़ रहा होगा। पढ़ कुछ नहीं रहे हैं। बस क्या है कि अब क्या हो गया है, दिखावे के लिए एक कल्चर है, हाथ में फ़ोन है, अगर सबको पता है कि बस एक भगवद गीता बुक पढ़नी नहीं है, बस फ़ोटो ले लो, या फिर आप एक पन्ना खोल लो ये वाली चीज़ तो इंडिया में बहुत ही चलती है कि बस वो एक पन्ना खोल लो या फिर किसी जगह जाके खड़े हो जाओ, सामने वाले से आके कोई फ़ोटो ले लेगा और उसके बाद उसको डाल दो, और फिर वो कोई 2 लाइन का कोट ढूंढ लेते हैं विजडम वाला और उसको डाल देते हैं, और उससे लगता है कि वो बहुत हिंदू कल्चर प्रमोट हो रहा है। तो ये है भाई, मैं इसको वापस यही मानता हूँ कि एक वनडे कल्चर है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, ये ज़ीरो है, ज़ीरो। मैं इसको बिल्कुल भी काउंट ही नहीं करता कि बीजेपी ने इसमें कोई अच्छा काम किया है। ये एक टाइप से फेक कल्चर बीजेपी ने शुरू किया है, जो कि बीजेपी के आने से शुरू हुआ। जिस दिन बीजेपी इस देश से चली जाएगी और कांग्रेस आ जाएगी, ये फेक कल्चर वापस से ख़त्म हो जाएगा। तो ये कोई फ़ायदेमंद मुझे नहीं लगता, इससे कोई बीजेपी ने कोई खास चीज़ें प्रमोट नहीं किया देश में। हाँ, नेक्स्ट चीज़ मैं ये मानता हूँ कि एक पॉइंट था कि गवर्नमेंट ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी इंडिया में लेकर आए थे, और उसके बाद उस पर काफ़ी विद्रोह हुआ। तो देखो, मेरा यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये सिर्फ ड्रामा था। 3 लैंग्वेज पॉलिसी जैसा क्या है, इसके अंदर क्या इंग्लिश को हटाने की कोशिश हुई? नहीं। क्या ऐसा हुआ कि 10th 12th के बाद इंग्लिश पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको बना दो ऑप्शनल, अपनी लैंग्वेज पढ़ना कंपलसरी है। लाइक एग्जांपल, कोई गुजरात में बैठा है तो गुजराती पढ़ेगा ही पढ़ेगा, उसको वो लैंग्वेज लेनी ही पड़ेगी। अगर कोई नॉर्थ में है तो उसको हिंदी लेनी पड़ेगी, उसके बाद उसे जो सब्जेक्ट लेना है अपनी तरफ से ले ले। नहीं, उन्होंने क्या किया, महाराष्ट्र में, गुजरात में, साउथ में एक हिंदी और ऐड कर दिया। मतलब पॉइंट ऑफ व्यू क्या था कि आप अपने स्टेट में हो, जैसे मैं महाराष्ट्र में हूँ तो मैं इंग्लिश पढ़ूंगा, मराठी पढ़ूंगा, साथ में एक हिंदी भी डाल दिया। प्रॉब्लम यहाँ पे इंपोजिशन से हुआ, मेरे ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन क्यों डाल रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि बच्चे जो कि सपोर्ट भी कर रहे होंगे ना, वो भी अगेंस्ट हो जाएंगे। मैं क्यों एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज ज़बरदस्ती का पढ़ूँ? हाँ, इंग्लिश हटा दो, इंग्लिश कंप्लीटली रिमूव कर दो, उसके बदले अगर कोई सब्जेक्ट मेरे को पढ़ने का मौका मिलेगा तो सोच सकते हैं। मेरे को लगता ही नहीं कि इम्पोजिशन की ज़रूरत है। आज हम टेक की फील्ड में हैं, हम आराम से समझ सकते हैं मेरे सामने कौन सी कोई भाषा बोल रहा है, मैं 2 मिनट में पता कर सकता हूँ कि वो एक्चुअल में बोल क्या रहा है। ये करना बहुत आसान है। तो थोपने जैसे तो कुछ था नहीं। बीजेपी को करना था यहाँ पे पॉलिटिक्स। इलेक्शन सारे होते हैं तो उनको दिखता है कि नॉर्थ में अगर उन्हें वोट बटोरने हैं, वो नॉर्थ वालों को खुश करने के लिए दिखा देंगे, देखो हमने तो पूरे देश में हिंदू राष्ट्र और हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए कर दिया, साउथ में भी। और सबको पता है कि जब वो करेंगे, खुद बीजेपी को भी पता होता है कि ये वो चीज़ रूल ऑफ लॉ लेकर आएंगे और 4 दिन बाद वापस ले लेंगे। खुद बीजेपी के ही कुछ लोग अगेंस्ट भी हो जाते हैं और वो रूल ऑफ लॉ वापस लेके चले जाते हैं। इतने में नाम के वोट भी मिल गए उन्हें, दिखाने के लिए कि देखो नरेंद्र मोदी तो हिंदू सम्राट है, उसने हिंदुओं के लिए कितना कुछ करने के लिए कोशिश की। लेकिन ये देश के लोग ही बहुत बड़े गधे हैं जो मोदी के अगेंस्ट हो गए। तो ये एक टाइप से मैं मानता हूँ बीजेपी प्योर ऑन पॉलिटिक्स खेल रही है। राम मंदिर के नाम पे पॉलिटिक्स खेला, फेक हिंदुज़म के नाम पे पॉलिटिक्स खेला, और फिर अब एंड में जाके लैंग्वेज के नाम पे भी पॉलिटिक्स खेल लिया। मुझे नहीं लगता इससे कुछ भी फ़ायदेमंद होने वाला है। जैसी कांग्रेस की सरकार आएगी, ये सब कुछ वापस से पीछे चला जाएगा। प्रियांशु, जैसा कि आपने कहा, तो मेरा एक अगला सवाल आता है कि एक बहुत बड़ी चीज़ है, एक बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है जो आज की यूथ के लिए सामने बन के आ रही है। और वो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो डिस्ट्रैक्शन कहीं वेस्ट से आई है, वो थी हमारे पास, बट अब जो उसको नॉर्मलाइज़ किया जा रहा है, मैं बात करूँगा उसकी। तो मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली वल्गैरिटी की। वल्गैरिटी ऐसा नहीं है कि इंडिया में नहीं थी। अगर आप बॉलीवुड देखें, बॉलीवुड तो चलिए वेस्ट से ही इन्फ्लुएंस होता है, बट उससे भी पहले आप भोजपुरी गाने सुनिए, या ऑर्केस्ट्रा में जैसे होता है कि वुमेंस नाच रही हैं और मतलब गलत तरीके से मेंस वगैरह उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वल्गैरिटी थी पहले। बट अब जो उसका नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, चाहे वो बॉलीवुड के थ्रू हो, चाहे वो हमारे वेस्ट के सोशल मीडिया के थ्रू हो, वो एक बहुत ही बड़ा डिस्ट्रैक्शन बन रहा है। और लोग आजकल तो ऐसा चल रहा है कि नो फैप के नाम से जानते हैं उसको। तो ये कल्चर इतना हाइप पे चल रहा है, जो कि एक ज़रूरत थी, मतलब ये होनी ही चाहिए थी, ऑब्वियस है। बट इसको आज ऐसे दिखाया जा रहा है कि ये होना पाना बहुत मुश्किल है, और जो ये कर रहा है, मतलब ये मेन गोल बन जा रहा है लोगों का। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस पर आपकी क्या राय है कि ये जो हो रहा है अभी, वल्गैरिटी को नॉर्मलाइज़ कर रहे हैं जो वेस्ट के थ्रू, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? ये तो मैं हमारे देश के लोगों की मानसिकता मानता हूँ। वो पहले भी था, पहले भी इंडिया में भी काफ़ी है, लौंडा नाच और ऑर्केस्ट्रा, ये सब पहले भी चलता है, इसमें कोई खास बात नहीं है। बस क्या है कि पहले पता नहीं, शायद लड़कियाँ साड़ी पहन के नाचती होंगी ऑर्केस्ट्रा में, अब उन्हें बिकनी पहना के नचवा रहे हैं। तो ये तो सिर्फ मानसिकता का खेल है। मैं नहीं मानता कि इसमें कोई वेस्ट का ज़्यादा होगा। सब में देखा गया कि इस टाइप का कल्चर लोगों को पसंद होता है। नहीं भी पसंद होता तो सबको पता है, बोलने को तो यहाँ पे सब बोल देंगे मैं पॉर्न नहीं देखता, मैं ये नहीं देखता, और रूम पे जाके सब देखेंगे, क्योंकि जब रिकॉर्ड और स्टैट्स निकाले जाते हैं तो इंडिया टॉप में आता है पॉर्न देखने में। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इसमें वेस्ट से ज़्यादा हमारी मानसिकता है। अगर नहीं भी होता तो सही बात है, साड़ी पहना के नचवाएंगे तो ज़रूर, वो तो कल्चर में आ ही जाता है। वो कल्चर, इनफैक्ट मैं कहूँगा कल्चर नहीं है, लेकिन ठीक है, इससे व्यूज़ आते हैं, पैसा आता है। अगर आप ऐसी चीज़ें करोगे तो इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। बस इससे हेल्प ये हुई है कि जो
वेस्ट में जो कल्चर था, वेस्ट ने क्या किया ना, सिंपल सी चीज़ है, वेस्ट ने वल्गर को नॉर्मलाइज कर दिया। उन्होंने कह दिया कि बिकनी पहन के या फिर ऐसी वीडियो, वहाँ पे तो पॉर्न कल्चर भी नॉर्मलाइज है। अगर आप देखोगे तो स्पेन में जो प्रोस्टिट्यूट्स होती है उनको मिनिमम वेज दिया जाता है। मतलब वहाँ पे स्पेन वाले अपनी लड़कियों को समझा रहे हैं कि अच्छा यार क्या पढ़ के कर रही हो, प्रोस्टिट्यूट बनो, यही तो आगे का फ्यूचर है तुम्हारा। तो उसके लिए मिनिमम वेज बना दिया गया है ताकि इसको एक प्रॉपर वे में नॉर्मलाइज कर दिया जाए, ताकि सारी लड़कियाँ खुल के प्रोस्टिट्यूशन कर सके। लेकिन अब ये चीज़ इंडिया में नहीं है, इंडिया में पॉर्न इंडस्ट्री भी नहीं है। तो इसीलिए लोग जिस तरीके से अपना पैसा कमा सकते हैं, चाहे वो ऑर्केस्ट्रा के थ्रू हो, चाहे वो बार के थ्रू हो, छोटे मोटे बार के थ्रू हो, वो यूज़ कर लेते हैं। और वेस्ट का इसमें क्या एंगल आता है कि धीरे धीरे मैं ये देख रहा हूँ कि इंडिया के यूथ भी इसे नॉर्मल बनाना चाहते हैं, चाहे वो ये ऐसे फालतू के टर्म्स हो बॉडी काउंट या फिर क्या लिव इन रिलेशनशिप या फिर टेस्ट ड्राइव, मतलब तो ये सारी चीज़ें मतलब इंडिया में आपको साफ दिखेंगी कि ये एक्चुअल में यूएस और यूरोप में नॉर्मलाइज कर दिया गया है। वहाँ पे क्या है कि टेस्ट ड्राइव लो, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक एक लोग 10-10, 20-20, 30-30 लड़का लड़कियों के साथ रहो, लिव इन करो, आगे की जो जनरेशन होगी, अपने बच्चों का करियर, उनकी मानसिकता सब खराब कर दो। तो वो वहाँ पे नॉर्मलाइज होते जा रहा है और इसे वो लोग अपना पता नहीं ह्यूमन राइट और पता नहीं क्या क्या करके बेचते हैं। पर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हम सब तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम यही सब चलाते हैं, खुद का तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। जैसे कि लोग बोलते हैं इंडिया बहुत इनोवेशन कर रहा है, तो मुझे नहीं दिख पा रहा कहाँ इनोवेशन कर रहा है, पर ठीक है ऑर्केस्ट्रा में ज़रूर कर रहा होगा। तो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू को यहीं पर देखता हूँ कि अब ये कल्चर धीरे धीरे इंडिया में भी प्रमोट हो रहा है। इंडिया में भी लड़का लड़की आपस में ये बॉडी काउंट वाला सिस्टम चालू हो गया है, लिव इन वाला सिस्टम चालू हो गया है, टेस्ट ड्राइव सिस्टम जो कह रहे हैं वो चालू हो गया है। और सिंपल सी बात है कि गवर्नमेंट वही करेगी जो लोग कहेंगे। अगर कल को जाके जैसे LGBTQ, खुद बीजेपी अगेंस्ट है इसके, आप देखोगे बीजेपी के मिनिस्टर अगेंस्ट में बात करते हैं LGBTQ के, लेकिन क्यों अब वो धीरे धीरे नॉर्मलाइज होता जा रहा है उन्हें। और मोदी तो हीरो है इस फील्ड में, जहाँ के भी वोट चाहिए होते हैं वहाँ की वेशभूषा पहन के चले जाओ और उसके बाद वहाँ का वोट बटोर लो। तो मोदी इसमें काफ़ी माहिर है, तो उसको देखा कि यहाँ पे भी थोड़े ट्रांसजेंडर और ये LGBTQ ये जो भी पता नहीं है प्लस और होता है, तो उसके भी वोट मिल जाएंगे, तो इसको भी वो कर देते हैं। तो उन्होंने वो चाहते तो कोर्ट में अच्छे से लड़ सकते थे, लेकिन वो नहीं लड़े। वो चाहते तो इस लॉ को हटा सकते थे, लेकिन वो उन्होंने नहीं हटाया क्योंकि उन्हें पता था 2-4 लोगों के और वोट ही तो मिल रहे हैं और बाकी लोगों को अभी इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपको एक ये चीज़ गारंटी दे रहा हूँ कि इंडियन सोसाइटी, जैसे आज अमेरिकन सोसाइटी का भी सर्वनाश हो जाता, खत्म हो जाती है अमेरिकन सोसाइटी। मैं नहीं मानता था कि अमेरिकन सोसाइटी सर्वाइव कर पाती, लेकिन ट्रंप आया और एक्चुअल में उसकी एक पॉलिसी ने, मैं मानता हूँ, यूएस को बचाया। और वो था ये कि वो कम्प्लीटली अगेंस्ट हो गया LGBTQ के, और इसके अगेंस्ट में उसने काफ़ी सारी चीज़ें की है। मिलिट्री में भर्ती रोक दी, गवर्नमेंट में भर्ती रोक दी, और जहाँ जहाँ वो उसको डिनाउंस कर सकता था उसने किया। तो एक टाइप से अमेरिका को वापस उसने सर्वाइव के पोजीशन पर वापस लेकर आया। लेकिन मैं नहीं मानता कि इंडिया के अंदर इतना कभी रेडिकल नेता आ सकता है। इंडिया की बस की नहीं है। मोदी को लोग रेडिकल बोलते हैं, मुझे तो नहीं लगता किसी भी एंगल से कोई रेडिकल नेता है, उसके बस की नहीं है इस फील्ड में कुछ भी करना। तो इंडिया में यही होगा, LGBTQ एक बार लीगलाइज हो गया है, 20, 30, 40 साल बाद कोई नेता उसको फुल्ली लीगलाइज कर देगा। फिर आपको अपने बगल में लड़के भी लड़कियां बन के घूमते हुए दिख रहे होंगे, और तब हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैं मानता हूँ कि आज ही का टाइम है, आज हम कुछ कर सकते हैं। एक पॉइंट है जो मैं अपनी तरफ से यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि इंडिया का सिस्टम कम्प्लीटली किस वे में इंग्लिश ने कोलैप्स किया है वो मैं बताना चाहूँगा। देखो, एक चीज़ तो हम सबको पता है कि इंग्लिश सब एलीट मानते हैं, करेक्ट, लेकिन दूसरा सिस्टम भी है कि इंडिया के सारे सिस्टम ही इंग्लिश सपोर्टर हैं। वन ऑफ द एग्जाम्पल मैं लेना चाहूँगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट मोस्टली इंग्लिश में हियरिंग करता है। तो मेरा यहाँ पे वन ऑफ द एग्जाम्पल यहाँ पे ये है कि इमेजिन करके देखो कि आपके साथ कुछ बुरा हुआ, आपको इंग्लिश नहीं आती, आपकी किसी ने, किसी बड़े बिल्डर ने आपकी ज़मीन छीन ली, ठीक है, और आपको इंग्लिश आती नहीं है। अब आप कोर्ट में जाओगे, कोर्ट फाइल करोगे, कोर्ट में क्या होगा कि वो आपको एक सरकारी लॉयर दे देंगे, ठीक है। अब सरकारी लॉयर तो वैसे भी सबको पता है कैसा होता है, और जो बिल्डर होगा ऑफकोर्स वो पैसे वाला है, वो तो पूरी की पूरी एक फर्म हायर करेगा आपके अगेंस्ट में लड़ने के लिए। लेकिन मज़े की बात यहाँ पे क्या है कि आपका जब आपका केस आपके सामने लड़ा जा रहा होगा तो आपको कभी पता भी नहीं चल पाएगा कि आपके बारे में क्या बोला जा रहा है। मेरा यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू है कि कोर्ट में अगर मान के चलो, एग्जाम्पल में दे रहा था कि लाइक एक बंदा है जो जिसकी ज़मीन किसी बिल्डर ने हड़प ली है। अगर आप वो कोर्ट में केस करने गया इसके ऊपर फाइट करने, तो बिल्डर के पास फर्म है और इस बंदे के पास तो कोर्ट का दिया हुआ वकील है। अब ये यहाँ पे फाइट करेगा, एग्जैक्टली सबको पता है कौन जीतने वाला है, इसमें तो 99% चांसेस हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे इंडिया में मुझे पता चला कि इंडिया में ऐसा लॉ है जहाँ पे कोर्ट के अंदर अगर आपको जिस भाषा में बात हो रही है, अगर आपको भाषा नहीं आती तो आपको ट्रांसलेटर मिलेगा। पर अगर हम देखेंगे तो कई सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जहाँ पे क्लियरली खुद वकील भी ये कह रहा है कि मुझे ट्रांसलेटर चाहिए क्योंकि उसको जज के साथ कम्युनिकेट करना है। पर इवन जज भी उस भाषा में नहीं बोल रहा, वो इंग्लिश में ही बोल रहा है, और वहाँ पे वकील उसको क्लियरली कन्फ्रंट कर रहा है कि यहाँ ये बिहार का कोर्ट है, पटना का कोर्ट है, और यहाँ पे सारे लोग हिंदी में ही बोलते हैं, तो आप भी बोल सकते हो। और हम हिंदी में ही बात करके डिस्कशन खत्म करेंगे, क्योंकि इन द एंड तो क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, प्रॉब्लम सॉल्व करना है। प्रॉब्लम
प्रॉब्लम इंग्लिश में बोल के सॉल्व करना है ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो उसको फिर भी उस बंदे को, उस वकील को वहाँ पे ट्रांसलेटर नहीं मिला और जज जो था वो आगे बढ़ गया। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर सेम चीज़ हुई और ट्रांसलेटर जैसे नहीं मिला, जैसे कि मेरे को पता है नहीं मिलेगा मैक्सिमम केस में, तो क्या होगा कि जो केस तो मेरा लड़ा जा रहा है, सपोज मैं मानता हूँ मैं ही है, मेरी बिल्डर ने हड़प लिया और मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो मेरा ही केस मेरे सामने योर ऑनर करके लड़ लिया जाएगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा कि उसमें हुआ क्या है, उसमें बोला क्या है। ऐसा हो सकता है ना कि कोर्ट का वकील कुछ बोल रहा हो और मुझे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट पता हो, मैं बता सकता हूँ कि देखो ये भी हुआ था, उसने आके मुझे उस दिन धमकाया था, परेशान किया था, और मैं बीच में जाके वो ऐड ऑन भी करना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ ताकि अगली बार जाके उस पर कुछ बड़ा एक्शन हो सके, लेकिन मैं बता ही नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे भाषा ही नहीं आती। वो कौन सी भाषा में कर रहे हैं, कौन सी भाषा में करके क्या बता रहे हैं, कौन सा स्टैंप लगा के क्या साइन कर दिया, मुझे उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। और इंडिया में मैक्सिमम लोग सब जानते हैं कि इंग्लिश सिर्फ 14-15% लोग ठीक से बोलना और लिखना जानते हैं गवर्नमेंट के हिसाब से, तो 80-85% लोग तो बोलते ही नहीं, और लेकिन इंडिया के जो मैक्सिमम कोर्ट है वो इंग्लिश में बात करते हैं। तो अब ये सोच के देखो, जो देश अपनी प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व कर पा रहा, अपने कोर्ट लेवल्स की प्रॉब्लम, और किस लिए नहीं सॉल्व कर पा रहा, क्योंकि उसे कोई दूसरे देश की एक एलीट लैंग्वेज फॉलो करनी है। तो मैं, जो कई लोग आएंगे ना कि हमें सुप्रीम कोर्ट सेफ गार्ड करता है, तो मैं उन लोगों को यही बोलना चाहता हूँ, इस देश के कोर्ट किसी को सेफ गार्ड नहीं करते। वहाँ पे वो लोग मस्त अपने बंगलों के अंदर मस्त लाइफ जी रहे हैं। जो जजेस होते हैं उनको आपकी कोई नहीं पड़ी, उन्हें कभी कभार 2-4 फैसले दे देते हैं आपके सपोर्ट में दिखाने के लिए। 99% केसेस में इंडिया का कंप्लीट सिस्टम लोगों के अगेंस्ट ही है, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो खुद गवर्नमेंट हो। मैं नहीं मानता इनमें से कोई भी ये कोशिश करता है कि देश के आम से आम, नीचे से नीचे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो। एक और क्वेश्चन है, मेरे फ्रेंड ने बोला कि उसे ये जानना है कि टेस्ट ड्राइव क्या होता है। तो वैसे तो पता चल सकता है आराम से, अगर आप सर्च मारोगे और वीडियोस देखोगे। टेस्ट ड्राइव का सिंपल सा मतलब है कि लड़का या लड़की किसी और के साथ रहते हैं, सेक्स करते हैं और देखते हैं कि लाइक उसका वो माइलेज कैसा होगा, बेटर कैसा होगा, वो आगे जाके कैसा फील करेगी और लड़का आगे जाके कैसा फील करेगा। ऐसे करके वो 10-20 लोगों के साथ मिलकर ये सब काम करते हैं और फिर 21वां ऐसा लड़का ढूंढ लेती है जिसकी लाइफ वो ख़राब करेगी शादी करके, और लड़का भी 21वीं ऐसी लड़की ढूंढ लेता है जिसकी लाइफ वो ख़राब करेगा। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप लोग एक बार खुद से बोल के देखना जो लिव इन को और इस टेस्ट ड्राइव कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करते हो। इमेजिन करो कि आप लड़के की बात करते हैं, लड़के ने 20 लड़कियों के साथ वो लिविंग रिलेशनशिप में रहा है, 21वीं लड़की से उसने शादी कर ली, अब उसका बच्चा पैदा होता है, ठीक है। कल को उन्हीं 20 में से कोई लड़की उसके घर आती है, उसी की फैमिली के साथ बैठती है। मान के चलो उसके बच्चे को ये पता चलेगा कि उसके पापा ने लाइक इस लड़की के साथ भी वो सब किया था और अब इसका भी बच्चा है, मेरा भी बच्चा और मेरी मम्मी भी है, उसको कितना बुरा लगेगा। और मैं सेम कॉन्सेप्ट बोलना चाह रहा हूँ लड़की के केस में भी। लड़की ने भी 20 लड़कों के साथ रही है वो, और उसके घर में आता है फिर उसका कोई पुराना बॉयफ्रेंड, और जब उसके बच्चे को ये पता चलेगा कि मेरी मम्मी इन 20 लड़कों के साथ भी सोई है, तो इमेजिन करके देखो उस बच्चे को कैसा फील होगा। हम तो एक सोसाइटी कैसी बना रहे हैं जहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि 20-20, 30-30 लड़कियों के साथ रहो और अपने आगे की लाइक पूरी की पूरी जनरेशन ख़राब कर दो। या फिर मेरे हिसाब से ऐसी भी लड़कियाँ हो सकती हैं इस देश में जो काफ़ी प्राउड करती होंगी अपने बच्चों को बताने में कि यार मैं तो 20-20 लड़कों के साथ सोई हूँ, मैंने तो रिकॉर्ड बनाया था। हो सकता है ऐसा। मैं आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा प्रियांशु जी से, इसके बाद हम ख़त्म करते हैं। तो मेरा आखिरी सवाल है प्रियांशु जी, हमने चलिए सब कुछ कॉपी किया अमेरिका से, पर एक चीज़ जो करनी चाहिए थी वो शायद नहीं करी, जो कि है उनका स्टार्टअप कल्चर। अगर देखा जाए उनका स्टार्टअप कल्चर, तो उनको जो सपोर्ट मिलता है स्टार्टअप में, मतलब ऐसा भी होता है कि महीनों में तुम्हारी कंपनी ऐसी कंपनी को बीट करती है जो शायद सालों से उस फील्ड में है। और इंडिया में अगर आप ऐसा कोई स्टार्टअप आइडिया लेके बाहर निकलें तो 4 सवाल तो आपसे ये पूछ लिए जाएंगे कि इसको फंड कौन करेगा, इसको पैसे कौन देगा। तो इंडिया में इस चीज़ को लेकर आपका क्या कहना है? और दूसरी चीज़, हमारे जो स्टार्टअप्स अभी हाल ही में मान लीजिए फेमस भी हुए हैं और काफ़ी सक्सेसफुल भी हुए हैं, तो क्या वो वेस्टर्न से कॉपी किए गए हैं? उनका काफ़ी आइडिया वेस्ट से उठाया गया है? तो इसके बारे में आपका क्या कहना है प्रियांशु? तो अब मैं जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि लाइक इंडिया में स्टार्टअप, जैसे अब हम सब कुछ तो हमने कॉपी कर लिया, उनका पहनना, रहना, खाना पीना, घूमना फिरना, सब कुछ हमने उनका कॉपी कर लिया, तो हम उनका स्टार्टअप कल्चर क्यों नहीं ठीक से कॉपी कर पाए? अगर आज के समय में अगर आप इंडियन स्टार्टअप्स देखोगे, एक चीज़ तो क्लियर है, चाहे चाइना में हो रही हो या इंडिया में, इंडिया और चाइना वही बनाने की कोशिश करते हैं जो कि यूएस ऑलरेडी बना चुका है। चाइना उनके इनोवेशंस को भी कॉपी कर रहा है, इंडिया ये भी कॉपी नहीं कर पा रहा। उसका रीज़न सिंपल सा ही है, क्योंकि हमारे वापस से वही मानता हूँ स्लेवरी कल्चर है, मतलब गुलामी की मानसिकता अभी तक हटी नहीं है। तो इंडियंस में एक चीज़ सबसे खास बात है, अगर आप उनको पूरा रोड मैप बना के दे दोगे ना, ये करना है, इस पाथ पे जाना है, 12th क्लास क्लियर करनी है, फिर जेईई का एग्जाम देना है, फिर 4 साल पढ़ना है, फिर नौकरी करनी है, फिर ऐसे लाइफ इंश्योरेंस में हर महीने 10,000 रुपये डालना है, तो वो ना ये काम कर लेंगे। और इससे बेस्ट काम पूरी दुनिया में कोई नहीं कर पाएगा जितना बेटर इंडियंस कर पाएंगे। लेकिन अगर आप उन्हें पाथ पूरा ओपन करके
छोड़ दोगे ना, 4-50 उनके पास डायरेक्शंस पड़ी हैं, तो वो कभी नहीं काम कर पाएंगे। और एक्चुअल में इसी को इनोवेशन कहा जाता है। इनोवेशन का सिंपल सा पर्सपेक्टिव है कि जो चीज़ दुनिया में नहीं हुई, आपको नहीं पता कि वो चीज़ कैसे होगी। 40-50 डायरेक्शंस करीब होती है और एक्चुअल में उसी को इनोवेशन बोलते हैं। अगर आप इंडियंस के ऊपर वो छोड़ दोगे तो इंडियंस के बस की नहीं है। अगर आप उनको पाथ नहीं पता होगा तो इंडियंस वो काम करते ही नहीं है। वो हमेशा उस पाथ की तरफ भागेंगे जहाँ पे पूरा पाथ टोटली डिस्क्राइब हो और रिस्क उनके ऊपर ना हो। तो मैं मानता हूँ कि मोस्टली इंडिया में जो स्टार्टअप कल्चर खुद से भी नहीं स्टार्ट हो पाया, इवन अमेरिकन से भी हम कॉपी नहीं कर पाए, उसका सिंपल सा रीज़न है हमारा रिस्क माइंडसेट। इंडिया के अंदर बिल्कुल रिस्क माइंडसेट बिल्कुल भी नहीं है। हम वो काम कर ही नहीं सकते जो दुनिया में ऑलरेडी नहीं हुआ। इनोवेशन भी नहीं कर सकते। इनोवेशन के लिए तो आपको बहुत हैवी रिस्क चाहिए होगा। और सिंपल सी बात है, अगर आप इनोवेशन कर रहे हो तो वो काम पूरी दुनिया में नहीं हुआ, और जो काम पूरी दुनिया में नहीं हुआ उसके फेल होने के चांसेस बहुत अच्छे खास हैं। इंडियन से सर्वाइव नहीं कर सकते, इंडियंस के बस की बात नहीं है, ये क्लियर कट है, वो दिखता है पूरी दुनिया में। हाँ, और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू जो क्वेश्चन था इनका और दूसरी चीज़ है कि जो ऑलरेडी इंडियन स्टार्टअप्स हैं जो कॉपीड हैं। देखो, मैं एक चीज़ मानता हूँ कि अगर हम इनोवेटिव स्टार्टअप्स भी कॉपी कर पा रहे होते तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन हम वो नहीं कॉपी कर पा रहे हैं। मोस्टली इंडिया में डिलीवरी स्टार्टअप्स हैं, जैसे ज़ेप्टो हो गया या फिर जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया। मेरे को ये लगता है कि ठीक है, ये स्टार्टअप्स भी जॉब अच्छा खासा प्रोड्यूस कर रही हैं, पर मुझे नहीं लगता कि इससे किसी भी एंगल से इनोवेशन हो रहा है। आप 10,000 की जॉब अगर आप अपने यूथ को प्रोवाइड कर रहे हो और आपको लग रहा है कि उससे आप अमेरिका और चाइना और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनको बीट कर दोगे, तो कोई चांस ही नहीं है। इनसे कुछ नहीं होने वाला। 10,000 है, सर्वाइवल भी हो पाएगा थोड़ा बहुत, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। बात रही इनोवेटिव स्टार्टअप की, तो एक मैं मेजर पॉइंट बताना चाहूँगा। इंडिया में गवर्नमेंट की मानसिकता है, उनको लगता है कि वो अपने लोगों को सेफ गार्ड कर सकते हैं। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि मैं भी कुछ स्टार्टअप्स करना चाह रहा हूँ, तो मैं कई जगह अप्लाई करता रहता हूँ, पूछता रहता हूँ चीज़ें। तो आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ जो कि बहुत डीप है। इंडिया में सबसे हार्डेस्ट ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। आपको मैं एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि इंडिया में एक बड़ा अच्छा स्टार्टअप था जो एक इंडियन ने स्टार्ट किया था, परप्लेक्सिटी। करेक्ट। तो परप्लेक्सिटी एक कुछ ऐसा स्टार्टअप, आप सबको पता ही होगा ऑलरेडी, वो मॉडल्स इंटीग्रेट करते हैं, उसके बेसिस पे आप सवाल पूछ सकते हो। उन्होंने भी एक अच्छा इनोवेशन किया था जो कि था एक ब्राउज़र बनाना। तो वो एक एजेंटिक ब्राउज़र है, आप उससे काम करवा सकते हो। तो मैं मानता हूँ कि काफ़ी अच्छा स्टार्टअप है। लेकिन वो बंदा, वो इंडियन है, उसके पास था भी नहीं लाइक पूरा अमेरिकन का वो अभी भी अप्लाई कर रहा था। आई थिंक उसका अप्रूव हो गया, लेकिन वो कोशिश पूरी कर रहा था कि वो ये चीज़ अमेरिका में ही जाके करे। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि ऐसा क्यों नहीं कर रहा था। वो इंडिया में ही तो था, उसके पास सिटीजनशिप थी इंडिया की, वो इंडिया में ही कर लेता। कोई प्रॉब्लम होगी तभी इंडिया से जाने की कोशिश कर रहा होगा। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इंडिया में क्या क्या बेसिक प्रॉब्लम्स है जो स्टार्टअप को लेके गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड करती। सबसे पहला जो प्रॉब्लम है इन्वेस्टर का। एग्जांपल, आपने एक कंपनी खोली, ठीक है, आपका कोई दूर का विजन है, आप ये सोच रहे हो कि मैं अपनी कंपनी को 2,000, 5,000, 10,000 करोड़ की कंपनी बनाऊंगा। आपने पूरा रोड मैप तैयार कर रखा है, मैं ऐसे से जाऊँगा, ये चीज़ें करूँगा, फेल होऊंगा तो इस इन्वेस्टर के पास जाऊँगा। तो आप क्या चाहोगे? पावर आपके हाथ में रहे। अगर कोई अपना स्टार्टअप करना चाह रहा है और उससे दूर का विजन रखता है तो वो हमेशा जाएगा ना कि पावर उसके हाथ में कंट्रोल रहे। अगर कोई इन्वेस्टर पावर कंट्रोल कर लेगा तो वो तो प्रॉफिट के नाम पे मेरे स्टार्टअप की धज्जियां उड़ा देगा। तो इसको अब क्या करना चाहिए था गवर्नमेंट को? फाउंडर्स को सेफगार्ड करना चाहिए था। मैं आपको एक बात बताऊं, इंडिया में फाउंडर्स को सेफगार्ड करने के लिए कोई रूल ऑफ लॉ ही नहीं है। जो परप्लेक्सिटी का सीईओ इंडिया को छोड़ के जा रहा है उसका रीज़न ये है कि वो हमारे इंडिया के अंदर, जैसे एग्जांपल देता हूँ, बहुत बेसिक एग्जांपल है, मार्क ज़करबर्ग है, उसके पास मेटा के 10% अराउंड शेयर्स हैं, पर उसके पास मेटा का 50% से ज़्यादा वोटिंग कंट्रोल है। एग्जांपल के तौर पे अगर मेटा के अंदर कुछ भी होना होगा विदाउट मार्क ज़करबर्ग की परमिशन के नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैं इसे मानता हूँ, इसे फाउंडर सेफगार्ड मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि एक्चुअल में पूरा फेसबुक, इंस्टाग्राम का कंप्लीट विजन ही उसका था। तो जब उसका विजन है तो वो चाहेगा कि आगे आगे हम क्या क्या स्टेप ले सकते हैं। वो नहीं चाहता किसी को इंक्लूड करना, तो वो तभी वो उस हार्ड लेवल पे काम कर पाएगा जब उसे भरोसा होगा कि कोई और आके उसकी कंपनी को हॉस्टाइल टेक ओवर ना कर पाए। लेकिन इंडिया में क्या रूल है? इंडिया में भी रूल है। इंडिया में भी आप कम परसेंटेज रख के वोटिंग राइट्स कम रख सकते हो, लेकिन सिर्फ 10 साल के लिए। अब गवर्नमेंट मेरे से ये चाहती है कि मैं अपना स्टार्टअप बनाऊं, मैं दिन रात उस पर टाइम दूं, मैं जितने भी पैसे अपने स्टार्टअप से कमाऊं सारे के सारे उसी स्टार्टअप में लगा दूं। मैं अपने घर ना खरीदूं, बंगला ना खरीदूं, बाहर कारें ना खरीदूं, कुछ ना खरीदूं, सारा पैसा लगा दूं, और 10 साल बाद सारी पावर मेरे हाथ से छीन के मुझे मेरी कंपनी से लात मार के निकाल देंगे। गवर्नमेंट ने मुझे सेफगार्ड करने के लिए रूल्स क्यों नहीं बनाए? अगर मेरा स्टार्टअप है, और अब दूसरा क्वेश्चन, गवर्नमेंट इस पर तर्क क्या रखती है कि अमेरिका में ऐसा रूल नहीं है। अमेरिका में रूल है कि आपको जब तक रखना है आप रख सकते हो, मतलब 10% पे भी आप 50% से ज़्यादा वोटिंग राइट रख सकते हो। इंडिया में क्या है, अभी तो रख लूँगा मैं, 10 साल बाद मेरे को मेरी कंपनी से लात मार के निकाल देंगे, मेरा सारा विजन गया, 10 साल तक मैंने पैसे भी नहीं कमाए। मैंने तो यही सोचा था ना कि मेरे को मेरी कंपनी को बड़ा बनाना है। आप एक बहुत चीज़ सुनते होंगे, इंडियंस बहुत ये वीडियोस बनाते हैं कि कैसे इंडियन स्टार्टअप ओनर्स ना हमेशा कुछ टाइम बाद पैसा निकाल के अपने स्टार्टअप छोड़ के भाग जाते हैं। तो एक्चुअल में वो इसलिए छोड़ के भी नहीं भाग रहे कि उनका कोई विजन नहीं है। उनका विजन है, लेकिन गवर्नमेंट ही इतनी पागलों वाली गवर्नमेंट हमारी होती है कि वो ऊट पटांग रूल से भी कुछ भी ऊट पटांग रूल उठा के ले आती है। जब उन्होंने फाउंडर को सेफगार्ड नहीं किया तो यार मैं क्या करूँगा? मैं यही सोचूंगा मैंने स्टार्टअप किया,
जब तक मेरे हाथ में पावर है तब तक इस स्टार्टअप पे पूरा पावर लगाता हूँ। जैसे ही मेरे हाथ से पावर जाएगी, बेच के शेयर्स निकाल लूँगा, फिर कंपनी की ऐसी की तैसी, मेरे को क्या लेना देना कंपनी से। और एक्चुअल में इंडिया में हो रहा है, बड़े स्तर पे हो रहा है। अभी बड़े बड़े, आप जोमेटो का सीईओ ने कंपनी छोड़ दी। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो बहुत सारे अच्छे खासे स्टार्टअप्स थे, फ्लिपकार्ट, ये सब, जो कंपनी एग्जिट लेते गए। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कंपनी को बड़े बनाने के लिए चाहिए इन्वेस्टर का पैसा। इन्वेस्टर का पैसा मिला, आपके हाथ से पावर गया, आप कंपनी छोड़ के आप खुद भी भाग जाओगे। तो मैं मानता हूँ कि इंडिया में स्टार्टअप कल्चर के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ब्यूरोक्रेसी। इंडिया में सबसे पहले हमें एक ओपन सिस्टम बनाना पड़ेगा, सबको ओपन छोड़ना पड़ेगा। गवर्नमेंट का क्या कहना है कि अगर हमने ऐसा नहीं किया ना तो इन्वेस्टर्स जो हैं उनका नुकसान हो जाएगा, या जो आम पब्लिक लोग हैं। अरे यार, तो मैं थोड़ी कह रहा हूँ मेटा के अंदर पैसे लगा, मैं थोड़ी आम लोगों को कह रहा हूँ कि मैंने अपना स्टार्टअप ओपन किया और तुम आके मेरे में पैसे लगाओ। क्या मैं तुम्हारे ऊपर गन रख के थोड़ी बोल रहा हूँ मेरे पे पैसे लगाओ? तुम्हें लगता है कि इस कंपनी में 50% से ज़्यादा वोटिंग राइट मेरे हैं और कल को मैं इस पूरी कंपनी को डुबो दूंगा, मत लगाओ मेरी कंपनी में पैसे। मैं थोड़ी कह रहा हूँ किसी को मेरी कंपनी में लगाओ, जो कंपनी वाला कम रखता है उस पर लगा दो। मतलब लोगों के पास तो पावर है कि वो किस पे पैसा लगा सकते हैं। फाउंडर्स से इंडिया में सारी पावर छीन ली गई है और वो बिना बात के, वो ऊट पटांग पता नहीं कैसे गधे लोग होते हैं जो बैठ के कुछ भी बना देते हैं और अपना तर्क रख देते हैं, सेफ गार्ड कर लेंगे। FNO ओपन कर रखा है और कहते हैं इन्वेस्टर को सेफ गार्ड कर लेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, अगर इंडिया में स्टार्टअप कल्चर को ग्रो करना है, इनोवेशन को ग्रो करना है, तो गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे ग्रांट्स। दूसरी चीज़, फुल ओपन सिस्टम बनाना पड़ेगा फाउंडर्स के लिए। फाउंडर्स को पूरा ओपन सिस्टम, तो जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स आए, गवर्नमेंट को एक कमेटी रखनी चाहिए कि कोई भी फाउंडर आके क्लियरली गवर्नमेंट से बात कर सके। जो भी प्रॉब्लम आ रही है गवर्नमेंट उसको सॉल्व करे, ना कि बिना बात के उस पर प्रॉब्लम रेस कर दे। मैंने अपना सारा फंड रेस किया, मैंने 2 साल तक काम किया और गवर्नमेंट मेरे से सारी पावर छीन ले बिना बात के। तो इंडिया में सबसे पहले फाउंडर्स को सेव करना पड़ेगा, एक ग्रांट सिस्टम बनाना पड़ेगा जो कि प्रॉपर वे में इनोवेशंस को सपोर्ट कर पाए, ना कि ये डिलीवरी जैसे स्टार्टअप्स जो बस बिना बात के 10,000 और 5,000 की दिहाड़ी पे लोगों से काम करवा रहे हैं। तो एक जो फर्स्ट मेजर पॉइंट है ब्यूरोक्रेसी, दूसरा है गवर्नमेंट का सपोर्ट थ्रू ग्रांट्स, और तीसरा है हमारा स्लेवरी माइंडसेट जो कि इंडियंस को हटाना पड़ेगा, रिस्क टेकिंग। इवन दो ये दोनों देने के बाद मुझे लगता है इंडिया में अच्छे खासे लोग हैं जो रिस्क लेने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन स्टिल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में थोड़ी सी छूट देनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं मानता हूँ अगर कोई बंदा स्टार्टअप कर रहा है तो गवर्नमेंट ऐसा कर सकता है कि भाई अगर तुझे तेरे सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो तू अपना ही स्टार्टअप कर, हम तेरा हर सेमेस्टर वाइज तेरा ही स्टार्टअप का परफॉर्मेंस के बेसिस पे तेरी हेल्प कर देंगे, ताकि कल को तुझे ये बुरा फील ना हो कि यार यहाँ से तो तुझे कुछ मिला नहीं, यहाँ तूने फीस भी भर दी और बदले में तुझे कुछ मिला नहीं। एक्चुअल में ऐसा सिस्टम स्टैनफोर्ड और MIT में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आप पर सेमेस्टर्स में कुछ कर रहे हो, अगर आपने अपना स्टार्टअप अच्छे से ग्रोथ होते हुए दिखाया है तो आपको उसके बेसिस पे स्टार्टअप क्रेडिट्स मिल जाएंगे, स्टार्टअप सपोर्ट मिल जाएगा। इससे बंदे के पास क्या रहेगा कि वो अपना स्टार्टअप एक्चुअल में इंडिया को ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो एक तो इंडिया का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, जो फालतू की चीज़ें वो नहीं पढ़ना चाहता वो पढ़ेगा भी नहीं, और इससे देश का भी ग्रोथ होगा। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। चलिए, बहुत स्पष्ट तरीके से प्रियांशु जी आपने इसको एक्सप्लेन किया और मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा हमारे दर्शकों के लिए। आप इस चैनल पे आए और आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करी। और अंत में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सभी दर्शकों का हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए। और अपने आपके जो भी व्यूज़ हैं, आपके जो भी ओपिनियंस हैं, मैं चाहूँगा कि आप उसे कमेंट्स में लिखें ताकि हम उनको भी कवर कर सकें अगले वीडियो में। और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में बात की जानी चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।